Hello my dear students, how are you all? I hope that you are doing very great. Well, welcome back to Streamline with Ikman. And बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स एंड ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज हम डन करने वाले हैं। चाहे वो 2 घंटे लगे, चाहे वो 3 घंटे लगे, चाहे वो 4 घंटे लगे, आज जो है हम इसको बिल्कुल डन करने वाले हैं। आज जो है मैं बिल्कुल फ्रेश माइंड से आई एम ऑल प्रिपेयर्ड, आई एम ऑल सेट कि आज जो है हमें बिल्कुल डन करनी है तो करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले चैप्टर से, दैट इज योर हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स। ठीक है, एंड मेरे खुश होने का कारण आप लोग बहुत जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि मैडम आज इतनी खुश क्यों है। तो खुश होने का कारण बच्चों ज़्यादा कुछ नहीं है कि जो हमारी नाइट थी वो फिर से पोस्टपोन्ड हो गई है, हमारी एग्जाम के बीच ही डालेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि वो 16 को हो गई है एंड ये जो आपको एक्सटर्नल वॉइसेस सुनाई देंगी, आप इनको कृपया करके जो है इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं पानी भर लाऊं, फिर मेरे को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। चलो बच्चों, बहुत हो गया। अब हम स्टार्ट करने वाले हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। बच्चों मैं एक चीज़ तुम्हें बता दूं बिल्कुल उससे कि तुम्हारा ये चैप्टर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वो बच्चे जो ये बोल रहे हैं कि प्रोस्पेक्टस में अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर नहीं दिया हुआ है, तो बच्चों ये तुम पंतनगर के प्रोस्पेक्टस पे या फिर उनके सिलेबस पे तो बिल्कुल भी रिलाई मत कर लेना। ये कहीं से भी कोई भी चीज़ उठा के दे देते हैं, फिर तुम एग्जाम में यही बोलोगे कि ये चीज़ें थी नहीं बट ये कहाँ से आ गई। तो वो सब चीज़ें ना हो, जस्ट टू उसको प्रिवेंट करने के लिए हम सब पढ़ने वाले हैं। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर बहुत इजी चैप्टर है, छोटू सा चैप्टर, इतना ज़्यादा टफ है भी नहीं, तो हम उसको डन करने वाले हैं। तो आज कर लेते हैं सबसे पहले हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। तो हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन वाला जो चैप्टर है ये तो मैम हमने जो पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, तो हमें बहुत टफ लगा था, बट आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखते देखते तो हमें ये चैप्टर बहुत हलवा लग रहा था। सही है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चों जो है हमने 11th में हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे वो हम करने वाले हैं, डोंट वरी। हाइड्रोकार्बन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी मैंने तुम्हें बताया है रिडॉक्स रिएक्शंस वो हम करने वाले हैं, डोंट वरी। बस अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डन करते हैं। आई नो बहुत स्ट्रेच हो गया, हेक्टिक बहुत हो रहा था बच्चों। अभी भी 6 बज गए हैं, 7 बजे असेंबली आपको पता है। उसके बाद जो है चाहे मुझे 8 बजे बैठना पड़े, 9 बजे तक क्यों ना बैठना पड़े, बट आई विल गिव यू दिस लेक्चर बाय जितना भी जैसे ही कंप्लीट होगा, आई विल गिव यू दिस लेक्चर। चाहे तुम इसे सुबह शाम को देखो, जैसे भी देखो, बस इसका कंप्लीट करके जो जो चीज़ें बताई गई हैं वैसे वैसे इसको कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। तो बच्चों हेलोजन टेबल क्या होती है? जो तुम्हारा पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जो 17th नंबर जो होता है तुम्हारा पीरियोडिक टेबल का, होता है कि नहीं होता है? होता है। तो वो सारे जो होते हैं तुम्हारे हेलोजन्स होते हैं। हेलोजन्स कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर रिगार्डेड एज योर हेलोजन एटम्स। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हेलो एल्केन या फिर अल्काइल हैलाइड एक्चुअली में होता क्या है। हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं, अल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। हेलो एल्केन या फिर अल्काइल हैलाइड, अल्काइल यानी कि अल्काइल ग्रुप कौन से होते हैं? अल्काइल ग्रुप कौन से होते हैं? CH3, CH4, ये सब क्या होते हैं तुम्हारे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। या फिर आगे ईथर में कर लोगे, प्रोपे उसमें कर दोगे, तो वो जब जैसे तुम्हारे कार्बन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे तुम्हारे अल्काइल ग्रुप्स भी बढ़ते रहते हैं। वो सब तो मैं इतना बेसिक तुम्हें नहीं पढ़ाने वाली हूँ, राइट, वो सब तुम्हारा इतना है भी नहीं एज सच। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूँ तुम्हारे हेलो अल्केन की, तो जब तुम्हारा हाइड्रोजन जो होता है वो एक रिप्लेस, देखो तुम्हारे क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, जब इसको रिप्लेस कर देता है तुम्हारा हेलोजन। हेलोजन क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। ठीक है, व्हेन इट इज रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन तुम्हारा अल्काइल हैलाइड, ठीक है, तो वो तुम्हारा अल्काइल हैलाइड बना देता है। ठीक है, क्या बना देता है? अल्काइल हैलाइड बना देता है। समझ में आ रही बात? मतलब क्या है कि जब तुम्हारा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा हेलोजन, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ था, हेलोजन आया, हेलोजन को एक्स से डिनोट करते हैं, हेलोजन आया, उसने बोला कि भाई निकल लो, मैं यहाँ पे लगने वाला हूँ, ठीक है, तो वो बन गया तुम्हारा अल्काइल हैलाइड। ठीक है, हेलो अरीन या फिर अराइल हैलाइड क्या होती है कि जब एक एरोमेटिक क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स में, एरोमेटिक यानी कि जो रिंग वाले कार्बन्स होते हैं, जब इनमें तुम क्या कहते हैं रिप्लेस करते हो हाइड्रोजन को विद हेलोजन, सो दैट इज नोन एज योर हेलो अरीन या फिर अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कुछ मोनो हेलो कंपाउंड्स के बारे में। तो मोनो हेलो कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखो, मोनो हेलो कंपाउंड्स यानी कि जिसमें एक ही हेलोजन यूज किया होगा, दैट इज योर मोनो हेलो कंपाउंड, सच हो गया। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड यानी कि इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं तुम्हारा अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, एनाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। अल्काइल हैलाइड यानी कि व्हेन इट इज डायरेक्ट, जो तुम्हारा अल्काइल हैलाइड होता है इसमें जो हेलोजन एटम होता है दैट इज बाउंडेड टू एन अल्काइल ग्रुप, बीट प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। प्राइमरी यानी कि वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जो कि 1 डिग्री कार्बन होगा। ठीक है, सेकेंडरी यानी कि जो 2 डिग्री कार्बन होगा, टर्शरी यानी कि जो 3 डिग्री कार्बन होगा। ठीक है, उसके बाद आ
जाता है अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो समझ में आता होगा, यानी कि जब एक ही उसके साथ अल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो वो 1 डिग्री, जब 2 जुड़े हैं तो 2 डिग्री, 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो 3 डिग्री। बात कर देते हैं अलाइलिक हलाइड के बारे में। अलाइलिक हलाइड क्या होता है कि वो हेलोजन एटम विच इज बाउंडेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का पड़ोसी वाला जो कार्बन होगा उसके साथ जब तुम हेलोजन को अटैच कर देते हो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। सो दैट इज नोन एज योर अलाइलिक हलाइड। फिर आ जाता है बेंजाइलिक हलाइड। बेंजाइलिक हलाइड में क्या होता है कि जो हेलोजन एटम होता है दैट इज बाउंडेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग, ठीक है, समझ में आ गया। फिर आ जाता है तुम्हारा विनाइलिक और एराइल हलाइड, दिस कम्स अंडर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड यानी कि विनाइलिक हलाइड में होता है द हेलोजन इज बाउंडेड टू दैट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का जो कार्बन है इसके साथ जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो उसके साथ जब तुम्हारा हेलोजन अटैच होता है सो दैट इज known as your this vinylic halide. Then comes your aryl halide. Aryl halide में क्या होता है कि जो हेलोजन एटम होता है that is bounded to sp2 hybridized carbon atom of a aromatic ring. समझ में आ गया। ये वैसे इतना है नहीं, आ जाएंगे इससे क्वेश्चंस, वो तुम्हें पता चल जाएंगे। बात कर लेते हैं अल्काइल डाइहैलाइड या फिर अल्कलाइडीन के बारे में, ठीक है। तो जो तुम्हारे डाइहैलोएल्केन होते हैं उनमें सेम टाइप के हेलोजन एटम्स होते हैं, ठीक है। अगर देखो तुम्हारे डाइहेलोएल्केन यानी कि 2 हेलोजन यूज करेंगे, एक हो गया विसिनल, एक हो गया जेमिनल। जेमिनल यानी कि सेम कार्बन एटम के साथ जब 2 हेलोजन जुड़े होते हैं दैट इज नोन एज जेमिनल। विसिनल यानी कि जब उसके पड़ोसी वाले कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। यह जब तुम रिएक्शन देखोगे ये अल्काइल ग्रुप आई तो उसमें तुम्हारा बनता है, वो तुम आगे देखोगे, उसमें विसिनल डाइहैलाइड बनता है, विसिनल डाइब्रोमाइड बनता है। हाँ, बात कर लेते हैं तुम्हारे नेचर ऑफ CX बॉन्ड की। CX यानी कि कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड की नेचर की अगर हम बात करें तो जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है वो पोलराइज, अभी मुझे ऑल ऑफ सडन याद आया कि मेरी आवाज़ कम आती है तो आई हैव लाइक बूस्ट अप। तो कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड होता है दैट इज पोलराइज्ड इन नेचर। कैसा होता है? पोलराइज्ड होता है नेचर का, यानी कि एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। एंड पॉजिटिव किसके ऊपर होगा? कार्बन के पास होगा। हेलोजन किसके ऊपर होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि वो हेलोजन कार्बन को स्लाइटली अपनी तरफ खींच के रखेगा, ठीक है। तो ऑल्सो जो बॉन्ड लेंथ, तो चलो ये कैरेक्टरिस्टिक क्लास में पढ़ेंगे। हेलो एल्केन के प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं कि हम हेलो एल्केन को एग्जैक्टली प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला होता है तुम्हारा तुम्हारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, या फिर जो हम इसे हेलोजिनेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। जब हम एल्केन से बनाते हैं, एल्केन से कैसे? CH4, ठीक है, यानी कि CH4 हो गया, C2H6 हो गया, ये सब क्या है? तुम्हारे एल्केन ही तो है ना। इनमें सिंगल बॉन्ड एल्केन होता है, डबल बॉन्ड एल्कीन होता है, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन होता है, राइट। तो जब तुम एल्केन की मदद से करोगे, यानी कि CH4 इन प्रेजेंस ऑफ Cl2, Cl2 क्या है? तुम्हारा हेलोजन है, डाइहैलाइड है, ठीक है, यानी कि 2 हेलोजन जब प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे तुम्हारा हो जाएगा कि तुम्हारा CH3Cl बन जाएगा। CH3Cl यानी कि एक हेलोजन यहाँ पे उड़ गया और हेलोजन आके जुड़ गया, साथ में तुम्हारा HCl बन गया। इसमें एक और रिएक्शन होती है दैट इज CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, यानी कि मेथ एथ प्रोप्यूट। मैं इतना कंफ्यूज रहती थी ना इसमें, मेरे से हमेशा मैथ के बाद प्रॉप निकलता था, पता नहीं क्या ही, लाइक मेरे कुछ चीज़ें ऐसी है ना वो सिद्ध हो गई है मेरे दिमाग में कि वो मैं कभी वन गो में सीधा सीधा बोल ही नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो बात आ जाते हैं मैथ एट प्रोप्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं? ब्यूटेन लेते हैं। ब्यूटेन लेते हैं, ब्यूटेन को किससे रिएक्ट कराते हैं? यूवी लाइट से रिएक्ट कराते हैं। यूवी लाइट यानी कि तुम्हारी सन की रेस हो गई। Cl2 देते हैं और उसमें हीट देते हैं, तो तुम्हारा क्या बन जाता है? 1 क्लोरोब्यूटेन बन जाता है और 2 क्लोरोब्यूटेन बन जाता है, ठीक है। यहाँ से ये क्या, इससे क्या मतलब होता है? इट गिव्स अ मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनोहेलोजिनेटेड कंपाउंड्स दैट कैन नॉट बी इजिली सेपरेटेड एंड चांसेस ऑफ पॉलीहेलोजिनेशन इज हाई, ठीक है। देन कम्स अल्कीन से कैसे प्रिपेयर, सॉरी, अल्कीन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो अगर हम हाइड्रोजन हलाइड को ऐड कर दें, अल्कीन में क्या करते हैं हम? एल्केन में तो जो है हम हेलोजन को ऐड कर लेते हैं, अल्कीन में क्या करते हैं? हाइड्रोजन हलाइड को ऐड करते हैं, यानी कि HX को ऐड करेंगे, ठीक है। यानी कि अल्कीन लो, उसके साथ HX ऐड करो, तो तुम्हारा बन जाएगा, तुम्हारा क्या बन जाएगा? तुम्हारा अल्काइल हलाइड बन जाएगा। इसमें एक तुम्हारे मार्कोनिकोव रूल भी आ जाता है, तुमने 11th में पढ़ा होगा, अभी मुझे फिर से याद आया कि मेरी आवाज़ कम आती है। मार्कोनिकोव रूल में क्या होता है बच्चों कि वो जो नेगेटिव पार्ट होता है तुम्हारे एडेनम का, एडेनम यानी कि
जो तुम्हारा एडिंग मॉलिक्यूल होता है, जो उसका नेगेटिव पार्ट होता है, दैट गेट्स अटैच टू दैट कार्बन एटम विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं उसी के साथ जो है तुम्हारा नेगेटिव पार्ट या फिर एडेनम जो है वो उसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा मेजर प्रोडक्ट का क्या आंसर होगा, जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ, जिसमें लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और वहां पे जहाँ पे हेलोजन जुड़ा है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, एंड दूसरा है कि जब हम हेलोजन को, एक तरीका है कि हाइड्रोजन हैलाइड से कराएं, एक होता है कि जब हेलोजन को ही तुम्हारे क्या कहते हैं उसके साथ जोड़ दें, एल्कीन के साथ जोड़ दे। बच्चों मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं कि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे मास्टर किया था। आई कैन से दिस दैट आई हैव मास्टर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकॉज मुझे हर एक रिएक्शन, अगर मैं आज भी ये रिएक्शंस अपने दिमाग में शुरू करूँ ना तो आई कैन एंड इट टिल कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बिकॉज मैं पता कैसे प्रिपेयर करती थी, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताती हूँ। मैंने क्या किया था, ये सब रिएक्शन तो लिखी थी, चलो ठीक है, एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा, पढ़ती रही। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करती थी, कॉपी बंद करती थी, सारी रिएक्शंस A to Z दिमाग में छप गई थी। दिमाग में मेरा पूरा रोड मैप बन गया था कि पहले क्या है, प्रिपरेशन होगा हेलो अल्केन का, फिर प्रिपरेशन होगा हेलो अरीन का, फिर रिएक्शंस होंगी हेलो अल्केन की, फिर रिएक्शंस होंगी हेलो अरीन की। तो ये पहले चैप्टर में जितनी भी रिएक्शन थी सब था मैंने दिमाग में बिल्कुल छाप के, बार बार प्रैक्टिस। लाइक इवन इफ आई यूज टू गो समवेयर, इवन इफ आई एम टेकिंग शावर और समथिंग, मतलब जब भी मैं फ्री हूँ आई यूज टू कीप ऑन रिकॉलिंग द रिएक्शंस। अच्छा, आई यूज टू से लाइक दिस टू माई सेल्फ दैट ओके मैन, फिंकरस्टीन कौन सी रिएक्शन है, सॉल्ट कौन सी है, फर्स्ट कैसा है, कैसे प्रिपेयर होता है, ये है वो है, लाइक आई यूज टू कीप ऑन रिमाइंडिंग माई सेल्फ। तो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे मेरे दिमाग में छप गई थी ना कि कोई भी रिएक्शन में सामने आती थी तो आई वॉज इजीली एबल टू डू इट। तो मैं तुम्हें यही रेकमेंड करूंगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा रिएक्शंस को देखो, और तुम्हें बने बनाए नोट तो ऑलरेडी मिले हैं यार, इससे तुम्हें और ज़्यादा क्या ही चाहिए। ठीक है, तो इसको अच्छे से करो। ठीक है, फिर आ जाता है तुम्हारा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करती है इवन इन योर CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन, इवन इन योर GP20 एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन विद एल्कीन। जब एल्कीन के साथ हेलोजन जोड़ देंगे, हेलोजन यानी कि Br2 यूज कर दो, CCl4 कर दो, तो तुम्हारा विसिनल डाइब्रोमाइड बन जाएगा, जो मैं पीछे बात करी थी। ठीक है, एक नोट लिखा है मैंने, एक कहीं से मुझे बात आ गई होगी तो मैंने लिख दिया होगा कि जब भी एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है पाई इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि जब वो एक डबल बॉन्ड पर अटैक करता है तो बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में टूट जाता है, एक कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे के पास H एटम आ जाता है। ठीक है, जस्ट अ नोट था। बात कर लेते हैं कि हम अभी हमने किससे प्रिपेयर कर लिया, एल्केन से प्रिपेयर कर लिया, एल्कीन से प्रिपेयर कर लिया, अब हम एल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे। एल्कोहल में हमारे 4 रिएक्शंस होती है। सबसे पहला होता है हमारा हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड यानी कि हेलोजन एसिड। एसिड क्या होते हैं, एसिड यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब क्या होते हैं, एसिड ही तो होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि जब हम हेलोजन एसिड, HCl क्या एक हेलोजन एसिड है, NaBr2, NaBr क्या है, वो एक एसिड नहीं, NaBr नहीं, H2SO4 क्या है, वो भी एक एसिड है। समझ रहे हो? तो ये जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं किसी भी रिएक्शन को, तो दैट इज नोन एज योर हेलोजन, दैट इज नोन कि वहां से जो है तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा एल्केन। एल्केन बनाना है हमें, एल्केन थोड़ी बनाना है, एल्काइल हैलाइड बनाना है। क्या यार, क्या कहाँ खोए पड़े हो? ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं मैडम हम आपकी चालाकी समझ पा रहे हैं। चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं हेलोजन एसिड के बारे में। तो हेलोजन एसिड यानी कि अल्कोहल से रिएक्ट कराना है। अल्कोहल R यहाँ पे क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल के ग्रुप के साथ जब OH, जब तुम्हारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है, OH जुड़ा होता है, जब उसको रिएक्ट कराते हैं हेलोजन एसिड के साथ यानी कि HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl3 नहीं ZnCl2, तो तुम्हारा क्या बन जाता है, RCl। RCl क्या है तुम्हारा, एक हेलो अल्केन ही तो है, RCl प्लस H2O। H2O यानी कि वाटर साथ में लिबरेट हो जाएगा। दूसरी रिएक्शन याद कर लो, ROH प्लस NaBr। ठीक है, प्लस H2SO4 विल गिव यू RBr, यानी कि Br वहाँ का हट के इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या बन जाएगा, NaHSO4 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। ठीक है, यानी कि तुम्हारा ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4 विल गिव यू RBr प्लस NaHSO4 प्लस H2O। फिर आ जाता है रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड यानी कि PX3, तो ROH प्लस PX3 विल गिव यू RH प्लस H3PO3। ठीक है,
और X यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी कि PCl5, ROH plus PCl5 will give you RCl plus POCl3 plus HCl। ये सब रिएक्शंस मेरे को तो ऐसी रेडी हुई थी। फिर आ जाती है डाल्टन प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन विथ हाइनाइल फ्लोराइड होती है, यानी कि SOCl2 से रिएक्शन करवाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो तुम्हारा प्रोडक्ट, जैसे तुम्हारे इसके साथ ना HCl गैस भी लिबरेट होती है, ठीक है, HCl गैस लिबरेट होती है और SO2 भी लिबरेट होती है। तो यहाँ पे क्या होती है, ये एक्सकेबल अगेन माई प्रोनाउंसिएशन, जो मुझे पहले दिन से फॉलो करे होंगे उन्हें पता होगा कि मेरा प्रोनाउंसिएशन कभी एक टाइम पे सही निकल जाए, वैसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों की ये H2 एंड SOCl2 क्या होती है, तुम्हारी एक्सकेबल गैसेज होती है, एक्सकेबल यानी कि ये वाइप आउट हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि तुम्हें प्योर अल्काइल हैलाइड मिलता है। तो प्योर अल्काइल हैलाइड तुम्हारी कौन सी प्रोसेस से मिलता है, सैंडमियर बोल रही हूँ, दैट इज प्रोसेस है, दैट इज अ रिएक्शन विद योर थायनाइल क्लोराइड। सैंडमियर रिएक्शन तो तुम्हारी वो नहीं होती है डाइजोनियम सॉल्ट वाली, हाँ शायद, यस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट रॉन्ग भाई, आई एम करेक्ट, ठीक है। बात कर लेते हैं ROH प्लस SOCl2 विल गिव यू RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है। फिर आ जाते हैं प्रिपरेशन थ्रू अल्काइल हैलाइड। देखो इनके मैकेनिज्म्स बिल्कुल तुम्हें ना बताने की जरूरत है ना तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, रिएक्शंस नहीं आते, मतलब मैकेनिज्म नहीं आते, बस तुम्हें अभी फिलहाल मैं तो यही रेकमेंड करूंगी। देखो मैं तो ऑनेस्टली जो चीज़ मैंने की थी, मैंने तुम्हें यही रेकमेंड करूंगी, रिएक्शंस को रट लो। अब ये नहीं है कि मंद बुद्धियों की तरह सब रट ली एंड बस यही देखा कि जब यहाँ पे NaBr होगा या फिर यहाँ पे H2SO4 होगा मतलब ये वही रिएक्शन होगी तभी होगी। नहीं भाई, तुम्हारा कोई भी एसिड हो सकता है, तुम्हें ये रिएक्शन याद करनी है कि हेलोजन एसिड के साथ, तो हेलोजन एसिड तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जब वो कोई भी होगा तो वो तुम्हें रिलेट करना है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। वो स्मार्ट वर्क कैसे करना वो चिंता मत करो, तुम्हें मैं बता दूंगी मैंने कैसी कैसी ट्रिक्स से दिमाग लगा लगा के क्वेश्चंस फंसाए थे। बात कर लेते हैं अल्काइल हैलाइड। यार हमें अल्काइल हैलाइड से ही अल्काइल हैलाइड बनाना है, कैसे बनाएंगे, फिंकलस्टीन रिएक्शन से बनाएंगे। फिंकलस्टीन रिएक्शन यानी कि RH प्लस NaI, इसमें एक मेमोरी टेप है, दैट इज क्लियर ब्रो नई एसिड फेको। क्लियर ब्रो यानी कि RX, X यानी कि क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, नई NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड, ठीक है, सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ नई एसिड फेको। फेको से फिंकलस्टीन, एसिड से ड्राई एसीटोन, RX प्लस RI प्लस NaX बन जाएगा। फिर आ जाती है तुम्हारी एक फिंकलस्टीन, दूसरी होती है तुम्हारी स्वर्ट्स रिएक्शन। स्वर्ट्स रिएक्शन में क्या होता है कि तुम इसमें यूज करते हो तुम्हारा मेटालिक फ्लोराइड यूज करते हो। मेटालिक फ्लोराइड यानी कि AgF भी हो सकता है, तुम्हारा COF2 भी हो सकता है, CbF3 भी हो सकता है, ठीक है। मेटालिक फ्लोराइड यूज करते हो जैसे कि RBr प्लस AgF इन प्रेजेंस ऑफ AgF क्या है, मेटालिक फ्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ हीट विल गिव यू, क्या देगा वो तुम्हें देगा CH3F यानी कि तुम्हारा अल्काइल हैलाइड देगा, ठीक है। क्योंकि फ्लोरीन क्या है तुम्हारा हेलोजन ही तो है, क्लोरीन ब्रोमीन ही नहीं है भाई, याद करो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, प्लस AgBr। समझ में आ गया, मेमोरी टिप इसकी है क्लियर ब्रो मीठे फल स्वीट, यानी कि क्लियर ब्रो यानी कि वही RX क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, मीठे फल स्वीट, मीठे फल स्वीट से यानी कि तुम्हारा इसमें मेटालिक यूज होगा और इसमें फ्लोराइड, फल से फ्लोराइड और स्वीट से स्वर्ट रिएक्शन, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, कुछ अर्जेंट है। चलो बच्चों, इम्पोर्टेंट काम तो होते रहेंगे। बहुत दुखी कर दिया वैसे इन लोगों ने मुझे, जब देखो मुझे पकड़ लेते हैं, ये काम वो करेगी, ये पोस्टर डिज़ाइन ये करेगी। भाई क्या मतलब, मानव एक्सटेंशन के बच्चे, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे काम मैं करूँगी, मैगजीन मैं बनाऊँ, पोस्टर मैं बनाऊँ, टेम्पलेट में, अब मैं क्या कहूँ। चलो पढ़ते हैं, कहाँ थे हम, कहाँ थे यार। एक तो ना अभी मैं इतने फ्रेशन अप माइंड से आई थी और अब मेरा दिमाग का भेजा फ्राई हो रहा है। रुक जाओ, चलो वापस आ जाते हैं। हमने पढ़ ली थी स्वर्ट रिएक्शन पढ़ ली थी, अब हेलोरीन के प्रिपरेशन की बात करते हैं। भाई अल्काइल हैलाइड तो हो गया, हेलो अल्केन तो हो गया, हेलोरीन यानी कि अराइल हैलाइड को भी तो प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहली रिएक्शन होती है तुम्हारी
प्रिपरेशन थ्रू द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से जब तुम बनाते हो यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तुम एक टॉल्यून लेते हो। टॉल्यून क्या होता है, वो बच्चे जिनको टॉल्यून पता है यानी कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी बहुत तो पता है, जब तुम्हारे बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली तुम्हारे CH3 यानी कि अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं, टॉल्यून बोलते हैं। प्लस X2 यानी कि तुम क्या यूज करोगे, तुम यूज करोगे 2 हेलोजेंस, ठीक है, और उसको रिएक्ट कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। Fe क्या होता है, लुइस एसिड होता है। और डार्क में रिएक्शन करोगे, लाइट में नहीं करोगे। लाइट में क्यों नहीं करोगे, अभी हमने फर्स्ट रिएक्शन कौन सी देखी थी, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन देखी थी नहीं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाली, जब तुम्हारे ये जो हेलोजन से ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की मदद से 2 फ्री रेडिकल्स बना दे रहे थे, तो अगर हम इसे डार्क में करेंगे तो ये 2 फ्री रेडिकल्स बना लेगा और ये तुम्हारी रिएक्शन नहीं हो पाएगी, इसलिए हम इसे डार्क में करते हैं, ठीक है। तो ये बन जाता है तुम्हारा CH3, तुम्हारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तुम्हारा X लग जाता है यानी कि तुम्हारा हेलोजन अटैच हो जाता है, यानी कि ऑर्थो हेलोटोल्यून और पैरा हेलोटोल्यून तुम्हें मिल जाता है। अगर हमने ये रिएक्शन लाइट में की होती तो क्लोरीन ने अपने फ्री रेडिकल्स बना लेते थे, बट हमें तो एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए था। इलेक्ट्रोफाइल यानी कि जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, और इलेक्ट्रॉन को प्यार किससे होगा, जो कि पॉजिटिव चार्ज को ही तो इलेक्ट्रॉन से प्यार होगा ना, नेगेटिव वाले को थोड़ी होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल इज इनरिच्ड विद द पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए था यानी कि जिसमें खूब सारा पॉजिटिव चार्ज हो। फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू देयर रिएक्टिविटी विद फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ रिएक्टिविटी के कारण हम फ्लोरो कंपाउंड्स को इसे प्रिपेयर नहीं करते हैं। रिएक्शन विद आयोडीन, अगर हम यही रिएक्शन आयोडीन के साथ करेंगे तो वो रिवर्सिबल होती है नेचर में, क्योंकि आयोडीन क्या होता है, एक हाईली रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन थ्रू सॉल्ट। सॉल्ट कौन सी, डाइजोनियम सॉल्ट। अब डाइजोनियम सॉल्ट कौन सी होती है, N2 प्लस X माइनस, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन जो होता है और जो तुम्हारा ये हाइड्रोजन होता है, ये जब तुम इनके सॉल्ट की बात करते हैं, सो दैट इज नोन एज योर डाइजोनियम सॉल्ट। हम इस रिएक्शन को सेंडमेयर रिएक्शन भी बोलते हैं। हम क्या लेंगे, हम एक लेंगे अमाइन, ठीक है, अमाइन लेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, हम अमाइन लेके उसको रिएक्ट कराएंगे NaNO2 प्लस HCl से भी रिएक्ट करा सकते हैं, HX भी बोल सकते हैं, या फिर HNO2 से भी डायरेक्टली HNO2 से भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 रिएक्शन तुम्हें आगे पता चलेंगे। और टेम्परेचर कितना दोगे, 273 से 278 केल्विन का टेम्परेचर दोगे, N2 प्लस X माइनस बन जाएगा। अब हम इसको कोई भी यूज़ कर लो, CuXO यानी कि क्यूट्रासलाइड यूज़ कर लो, या फिर पोटेशियम आयोडाइड यूज़ कर लो, ठीक है, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड के शेक के साथ शेक करोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, तुम्हारा बन जाएगा अल्काइल, तुम्हारा अराइल हैलाइड बन जाएगा, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट बहुत यूजफुल होती है। अगर तुम्हें किसी भी कंपाउंड को ऐड करना होता है तो ये बहुत अच्छी मानी जाती है, तुम्हें आगे पता चलेगा। हेलो एल्केन के रिएक्शंस की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो एक न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो कि रिएक्ट करता है हेलो एल्केन को। हेलो एल्केन क्या होता है, एक सबस्ट्रेट होता है। अब हम आगे हेलो एल्केन की रिएक्शंस के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर एलिमिनेशन पढ़ेंगे, फिर रिएक्शन विद मेटल्स पढ़ेंगे, वो भी देखोगे तुम, इसमें क्या है वो आगे देखेंगे। बात कर लेते हैं हेलो एल्केन की रिएक्शंस की बच्चों। तो सबसे पहली रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोफाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखा मैं बोल देती हूँ, आगे देखेंगे, पर मेरे दिमाग में भी चलता है मैं क्या बोलने वाली थी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विद हेलो एल्केन, जो एक न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल यानी कि जिसको न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज से प्यार हो गया। पॉजिटिव चार्ज को किससे प्रेम होगा, जिसके पास खुद नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज से भरा होता है, वो नेगेटिविटी से भरा होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो हेलो एल्केन को रिएक्ट करेगा। हेलो एल्केन में पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, सबसे पहले बताया था कि जो CH बॉन्ड होता है वो पोलराइज्ड होता है। पोलराइज्ड यानी कि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और तुम्हारे हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव बॉन्ड होता है, क्योंकि जो हेलोजन होता है वो कार्बन को स्लाइटली अपनी तरफ खींच लेता है, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कार्बन के ऊपर। तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि तुम्हारा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सेंटर कौन होगा, वो होगा तुम्हारा
ये कौन होगा? कार्बन होगा, क्योंकि कार्बन पे ही तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है? ऑक्सीजन हो सकता है, बहुत सारे जिन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है दे आर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं कि जो ग्रुप्स होते हैं साइनाइड्स जैसे कि जो ग्रुप्स होते हैं HCN, ये जो CN वाले ग्रुप्स होते हैं, साइनाइड्स वाले ग्रुप जो होते हैं आर नाइट्राइड्स एंड नाइट्राइड्स। जो साइनाइड्स होते हैं और जो नाइट्राइड्स के ग्रुप होते हैं, ये दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पोजेस करते हैं एंड हम इनको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल इनको बोलते हैं जैसे कि जो ग्रुप्स ऑफ साइनाइड्स एंड नाइट्राइड्स होते हैं, जब ये तुम्हारे क्या पोजेस करते हैं, ये तुम्हारे पोजेस करते हैं दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स, तो हम इन्हें बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। लिंकिंग थ्रू कार्बन एटम, अगर कार्बन के एटम के थ्रू लिंकिंग होगी तो अल्काइल साइनाइड होगा, नाइट्रोजन की साइड से लिंकिंग होगी तो आइसोसाइनाइड होगा, अगर नाइट्रोजन से जो लिंकिंग हुई है उसका रिजल्ट होगा नाइट्रोएल्केन, और जो तुम्हारे ऑक्सीजन की साइड से जब लिंकिंग हुई तो उसका रिजल्ट होगा अल्काइल नाइट्राइड। समझ में आया? बिल्कुल आया कि जो तुम्हारा कार्बन एटम है उसके साथ लिंकिंग होगी तो अल्काइल साइनाइड बनेगा, अगर तुम्हारे नाइट्रोजन एटम के साथ लिंकिंग होगी तो आइसोसाइनाइड बनेगा, अगर नाइट्रोजन के साथ जो लिंकिंग हुई है वो तुम्हारा बनाएगा नाइट्रोएल्केन, और जो तुम्हारे ऑक्सीजन के साथ जो लिंकिंग हुई है वो दैट विल रिजल्ट इन अल्काइल नाइट्राइड। सबसे पहले एक बार फिर रिविजन करते हैं। जब कार्बन के साथ वो होगा तो अल्काइल साइनाइड बनेगा, जब तुम्हारे नाइट्रोजन के साथ वो करेगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा, जो नाइट्रोजन के साथ लिंकिंग हुई तो नाइट्रोएल्केन बनाएगा, ठीक है। जो तुम ऑक्सीजन के साथ से लिंकिंग हुई तो उसका रिजल्ट बनेगा अल्काइल नाइट्राइड। अब हम बात करते हैं कि जो SN1 होता है दैट स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड 1 रिप्रेजेंट द फैक्ट दैट द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज यूनिमोलिकुलर। ये कॉन्सेप्ट, ये SN1 SN2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लो कॉपी में, जहां नोट्स बना रही हो वहां पे लिख दो, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लिख दो इनफैक्ट, ठीक है। ऐसा क्यों? कॉन्सेप्चुअल है ना, कॉन्सेप्ट बनेगा यहाँ से। SN1 देखो दो रिएक्शंस होती है, एक होती है SN1 एक होती है SN2। SN1 में क्या होता है? SN1 रिएक्शन जो होती है यहाँ पे जो तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है दैट इज यूनिमोलिकुलर, यानी कि रेट डिटरमाइन जो है वो एक ही रिएजेंट के कंसंट्रेशन पे, एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, दैट इज योर अल्काइल हैलाइड, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा कौन सा रिएक्टेंट होगा? दैट विल बी योर अल्काइल हैलाइड, ठीक है। बट SN1 रिएक्शन तो होती है बट इसमें स्टेप दो होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि क्लीवेज होता है। क्लीवेज किसके बीच में होता है? कार्बन एंड हेलोजन के बीच का क्लीवेज होता है, यानी कि कार्बन और हेलोजन जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं इनकी दोस्ती टूट जाती है। पहले हेलोजन ने हाइड्रोजन से दोस्ती तोड़वाई थी, अब हेलोजन का वक्त आ गया है कर्मा रिटर्न्स गाइस, तो कर्मा रिटर्न्स हो रहा है यहाँ पे अब हेलोजन और कार्बन की जो है लड़ाई हो गई है, इनकी दोस्ती टूटने वाली है, क्लीवेज होता है, ये फर्स्ट स्टेप में होता है। दूसरे स्टेप में करेगा कि न्यूक्लियोफाइल देखता है, न्यूक्लियोफाइल देखता है अच्छा बेटा तुमने जो है हाइड्रोजन से दोस्ती तोड़वाई थी ना, अब तुम्हारी टूट गई, अब मैं तुम्हारे कार्बन पे कब्जा कर लूंगा, अब कार्बन से जो है मैं दोस्ती करूंगा। तो कार्बन के साथ जब तुम्हारी लिंकिंग हो जाती है सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज योर SN1 रिएक्शन का सेकेंड स्टेप, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, वही तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, क्योंकि तुम्हें हमेशा पता है कि जो सबसे कम चीज होती है वही तुम्हारी डिटरमाइन करती है द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, और जो तुम्हारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं SN2 रिएक्शन में वो यहाँ पे फेवर करते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि इथेनॉल हो गया, एल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, वाटर हो गया, सब तुम्हारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि तुम्हारे SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं। यहाँ पे तुम्हें जो है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की आवश्यकता नहीं होती है, तुम्हें न्यूक्लियोफाइल वो स्ट्रॉन्ग होगा ना जो ज़्यादा चालाकी करेगा। यहाँ पे तो दोस्ती ऑलरेडी टूटी पड़ी, अब इतनी चालाकी की जरूरत नहीं है, वो सीधा थोड़ा सा उसको कंधा देकर रोने के लिए वो उसके साथ दोस्ती कर लेगा, समझ रहे हो? तो ऐसा सीन होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे आ जाते हैं हम कि जो अल्काइल हैलाइड होता है इज द मेन पार्ट एंड अल्काइल हैलाइड इज द मेन पार्ट इन कंसंट्रेशन विल डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन। आल्सो फर्स्ट स्टेप इन रेट ऑफ रिएक्शन स्लो एंड रिवर्सिबल। पहला स्टेप क्या होता है? रिवर्स। देखो दोस्ती में अगर गरम गरम लड़ाई हुई है तो चांसेस क्या होंगे, दोस्ती या तो पूरी टूट जाएगी या फिर वो अभी भी, अगर गरम गरम कहानी है तो थोड़ा सा रियलाइजेशन हो गया तो वो वापस भी दोस्त बन सकते हैं, यानी कि वो रिवर्सिबल भी होता है, ठीक है। इट डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन। ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जितनी ज्यादा कार्बोकैटायन
टाइम की स्टेबिलिटी होगी उतना ही फास्टर जो है रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन से कार्बोकेटाइन की होती है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की सबसे ज्यादा, जो 3 डिग्री कार्बन होता है उसकी सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, इसीलिए जो है इसका सबसे ज्यादा तुम्हारा SN1 रिएक्शन विल बी फेवरेबल इन 3 डिग्री alkyl halide, then 2 डिग्री, then 1 डिग्री, टर्जरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, क्योंकि जितना स्टेबल तुम्हारा कार्बोकेटाइन होगा उतना ही फास्टर जो है तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ऑल्सो जो एलाइलिक और बेंजाइलिक हलाइड होते हैं, एलाइलिक क्या था? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पड़ोसी वाले कार्बन के साथ जो जुड़ा था, ठीक है, एंड बेंजाइलिक हलाइड क्या था? नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग, ठीक है। तो ये जो होता है ये हाई रिएक्टिविटी शो करते हैं टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शन। याद कर लेना, कार्बोकेटाइन जो बना होता है वो किससे स्टेबलाइज होता है? रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। SN2 रिएक्शन की बात कर ले बच्चों, तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स, यानी कि SN2 यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स, यानी कि तुम्हारे अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगा उनका कितना कंसंट्रेशन है, और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कितनी गेम प्लानिंग कर पा रहा है तुम्हारी दोस्ती तोड़वाने में। तुम्हारे कार्बन और हेलोजन के बीच की दोस्ती कौन अच्छे से तोड़वा सकता है, उसके दिमाग, शातिर दिमाग का भी तो चाहिए ना यूज। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो तुम्हारा SN2 रिएक्शन होता है वो होता है तुम्हारा, क्या होता है? SN2। इसीलिए तो बोलते हैं कि इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप दोनों कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या करता है, यहाँ पे तुम्हें क्या करता है, सीधे हेलोजन की छुट्टी कर देता है, पीछे से अटैक कर देता है, ठीक है, उसकी छुट्टी कर देता है, उसकी जगह ले लेता है, ठीक है। जल्दी से एक झटके में बोलेगा इसने तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोला है, वो दोस्ती टूट जाएगी, उसकी जगह ले लेगा, बोलेगा मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, ऐसा सीन हो जाता है, समझ रहे हो। उसके बाद इसमें जो है एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है इसको फेवर करते हैं, ठीक है। इसमें जो अटैकिंग रिएजेंट होता है यानी कि न्यूक्लियोफाइल, इसके कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है जो उसको जो है उनकी दोस्ती को तोड़वा सकेगा। ये बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, बायोमोलिक्यूलर, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज फॉलोड इन SN2 रिएक्शन एंड रेसिमाइजेशन इज फॉलोड इन SN1 रिएक्शन। समझ में आया? बिल्कुल आया। अब आ जाते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है? एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है दैट डील्स विद द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स एंड मॉलिक्यूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो तुम्हारा SN2 रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो इसमें क्या होता है, इन्वर्जन होता है। इसमें क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, यानी कि अगर तुम्हारा ऐसे था लाइक अब ये तो तुम समझ रही होंगे, इन्वर्जन यानी कि अगर वो पीछे से एक्सपेल आउट हुआ था, हेलोजन आगे से निकल लेगा, वो पीछे से लग जाएगा, तो इसका कॉन्फिगरेशन उल्टा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने उसकी पीछे से जगह ले लिया है, ठीक है। कायरल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? कायरल ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल टू देयर मिरर इमेज, यानी कि अगर जैसे तुम्हारा ह्यूमन हैंड है, ठीक है, ह्यूमन हैंड है, अगर तुम शीशे के आगे लेके जाओगे तो इज इट सेम? मुझे एक बात बता दो, ठीक है, इज इट सेम? चलो शीशे के आगे चेक करके आना, फिर मुझे बताना कि तुमने ऐसे हाथ रखा और अगर तुम उसका उल्टा करके देखोगे तो क्या वही होगा। ये चीज़ अब तुम मुझे बताओगे, इसको प्रैक्टिकली करके आओगे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं विच आर सुपर इम्पोजिबल टू देयर मिरर इमेज, यानी कि जो सुपर इम्पोजिबल होंगे वो अपनी मिरर इमेज के। तो ये बताओगे कि ह्यूमन हैंड तुम्हारे कायरल होते हैं, फिर एक होते हैं, ठीक है। चेक कैसे करते हैं? तुम ऑब्जेक्ट को 180 डिग्री पे रोटेट करते हो और फिर चेक करते हो कि उसके साथ सुपर इम्पोजिबल है कि नहीं है, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी इज डेराइव्ड। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इंटरैक्शन ऑफ कायरल ऑब्जेक्ट्स विद द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब यही कायरल ऑब्जेक्ट्स यानी कि विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल टू द मिरर इमेज, तो जब दे आर डील विद द पोलराइज्ड लाइट, दैट इज नोन एज योर ऑप्टिकल एक्टिविटीज। कंपाउंड विच रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट व्हेन इट इज पास थ्रू देयर सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं? वो कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं जब वो उनसे पास करती है। एक लेवोरोटेटरी यानी कि नेगेटिव साइन, डेक्सोरोटेटरी यानी कि राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो यही जो पॉजिटिव यानी कि वो नेगेटिव में रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो लेवोरोटेटरी हो गया, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो डेक्सोरोटेटरी हो गया यानी कि पॉजिटिव हो गया।
ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हम क्या बोलते हैं बच्चों, मेरी तो एनर्जी अभी लो हो गई, माइक तो मैंने मंगा दिया है झोल करके, झोल इन द सेंस किसी और के नाम पे मंगा के, बिकॉज यहाँ पे तो बहुत सख्त है कि तुम 3 से ज़्यादा पार्सल 1 महीने में नहीं मंगा सकते हो। छोल कर दिया एंड मेरी एनर्जी बिल्कुल ही डेड हो गई है। बट नो वरीज, हम ये चैप्टर तो एटलीस्ट डन करेंगे ही, बिकॉज मैं इस चीज़ों को इतना स्ट्रेच आउट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इतना एक साथ, मैं शुरू में तो बड़े जोश में आती हूँ कि नहीं भाई आज तो हमने पूरी ऑर्गेनिक कर देनी है, पूरी ऑर्गेनिक कर देनी है, बट प्रैक्टिकली पूरी ऑर्गेनिक अगर जैसे कि डिटेल में पढ़ते हैं तो वो इतना पॉसिबल नहीं है। बट नो वरीज, ये करके बायोमोलिक्यूल कर लेंगे, ठीक है। बायोमोलिक्यूल तो ज़रूर करेंगे, वो तो 2 चैप्टर तो करेंगे, 2 चैप्टर कल कर लेंगे, ठीक है। और कल जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड वो कर लेंगे, फिर परसों कल कौन सी डेट है 15, हाँ तो 20 तक है, तो मैंने बोला तो 20 तक केमिस्ट्री डन करनी है बस। उसके बाद मॉक पेपर, क्वेश्चंस, डाउट सेशंस एंड एक खुशखबरी है या फिर दुख खबरी है मुझे नहीं पता, बट हाँ थोड़ी सी बात निकल रही है कि मे बी आई एम नॉट श्योर नाउ, जस्ट डोंट टेक इट कि भाई मैम तो बता रही है तो श्योर होंगी, 10 to 12% चांसेस है कि तुम्हारा पेपर पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि उसी दिन एम्स नर्सिंग का भी एग्जाम है, पूरी यूनिवर्सिटी के एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होते हैं ना सेमेस्टर एंड में, तो हमारे तो 23 से 30 अभी तो हमारे लैब फाइनल्स चल रहे हैं, राइट। तो ऐसा है कि 23 से 30 अगर एग्ज़ाम खत्म होगा तो एक को ये यूनिवर्सिटी लेवल पे कैसे करवा देंगे एग्ज़ाम, तो चांसेस है, एंड प्लीज़ प्रे करो कि हो जाए, हमारे पास और टाइम मिल जाए प्रिपरेशन के लिए, हम और सॉलिड तरीके से प्रिपेयर करें, तो भगवान जी को प्रे करो कि पोस्टपोन हो जाए, एंड वो बच्चे जो एम्स नर्सिंग का सपना देख के बैठे उनका भी एक बार हो जाए कि जिन्होंने दोनों फॉर्म भरे तो वो भी जा पाए, ठीक है। बाकी वी हैव टाइम 10 दिन आर मोर देन इनफ, डोंट वरी। तुम्हें मैंने बना रही हूँ तुम्हारा मॉक पेपर, एंड वो बच्चे जो मुझे बोल रहे हैं कि मैम अभी 100 क्वेश्चन दे दो, ये दे दो, बच्चों तो मैं डाउट सेशन में क्या दूंगी, कहाँ से लाऊँ मैं इतने क्वेश्चन, थोड़ा सा तो वो यूज़ करो, मिल जाएंगे तुम्हें क्वेश्चन, डोंट वरी। डाउट्स जो भी है तुम्हारे कलेक्ट करके रखना, अब जितना मुझे मेल भेजा ये मत दिमाग में रखना कि मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा है एंड मेरे दिमाग में याद है, ये याद तुम्हें रखना है, ये तुम जब मैं तुमसे पूछूंगी तुम मुझे सब मेल दोबारा करोगे, फिर वो क्वेश्चन को लिया जाएगा एंड फिर उनको सॉल्व किया जाएगा। डाउट तुम्हारा एक भी नहीं रहने देना मैंने, डोंट वरी। कहीं तो मैं सॉल्व कर देती हूँ, बट जो नहीं ऐसा लगता है कि फुल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है फिर मैं उनको रोक देती हूँ, ठीक है। बाकी करते हैं फिर 20 तक केमिस्ट्री करते हैं, डोंट वरी। हो गया ना, अब थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है क्या यार, ठीक है। तुम क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, चलो कोई बात नहीं, चलता है, बिकॉज काम होते हैं ना यार, ज़िंदगी में काम ही तो बहुत है, हॉस्टल में काम नहीं होते तो क्या बताते हैं। मटका तैयार करना है, अशोक की माला बनानी है, नाइट हो रही है तो वो हमें बनानी होती है, 2-2 3-3 माला पत्तों की। पहले हम पत्ते तोड़ के लाएंगे, फिर धागा निकालेंगे, फिर उनको परोएंगे, फिर उसको डेकोरेट करेंगे, मटका लाएंगे, उसमें लेसेस लगाएंगे, ये करेंगे, तो दिस इज़ यू हैव लॉट ऑफ स्टफ। एंड मेरे लेजेंडली कल 4 लैब फाइनल एक साथ, सीरियसली बोल रही हूँ मैं, मजाक लग रहा हो तुम लोग को, ऐसे रख देते हैं ना बिकॉज रश हो जाता है, तो फिर वो एक जितनी क्लासेस होती सब टीचर बोल देते उस दिन क्लास है, उसी दिन रख देते लैब फाइनल। बात कर लेते हैं बच्चों, कहाँ पे थी मैं, कितनी बातें लगा देते हो यार तुम, मुझे बातों में लगा लेते हो, बोल लगे मैम हमने कहाँ बातों में लगाया, ठीक है। तो यही जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइसोमर्स होते हैं कंपाउंड के, दीज आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स, एंड दिस इज द रीजन ऑफ द कायरलिटी ऑफ वाई। एक कायरलिटी का यही रीजन होता है कि अगर एक डी फॉर्म होगा तो दूसरा क्या होगा, एल फॉर्म होगा, अगर एक डेक्सोरोटेटिव होगा दूसरा क्या होगा, लेबोरेटेटिव होगा। द एसिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी, जब तुम्हारे मॉलिक्यूल की एसिमेट्री होती है, ठीक है, तो वही जो होती है तुम्हारे रिस्पॉन्सिबल होती है ऑप्टिकल एक्टिविटीज की इन सच ऑर्गेनिक कंपाउंड। इफ ऑल द सब्स्टिट्यूट अटैच टू द कार्बन आर डिफरेंट, जैसे कि अगर एक कार्बन है यानी कि जो स्टीरियो सेंटर यानी कि वो जो तुम्हारे कायरल ऑब्जेक्ट का जो कार्बन होता है स्टीरियो सेंटर यानी कि वो कार्बन, ठीक है। तो जब इसके साथ जो है तुम्हारे अलग अलग जुड़े होंगे, अगर एक जगह CH4 है तो एक CH3 होगा या फिर कुछ और लगा होगा, OH लगा होगा, तो ये जब अलग अलग सब्स्टिट्यूट इसके साथ अटैच होते हैं तो ये तुम्हारे कायरलिटी को लीड करता है, ठीक है।
इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, तो सब सुपर जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, दे आर रिलेटेड टू अदर्स एज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर नोन एज इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स क्या होती है, इनकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब सेम होता है, बट ये यहीं पे डिफर करते हैं, एक एल फॉर्म होता है तो दूसरा डी फॉर्म होता है। अब रेसिमाइजेशन की बात करें तो रेसिमाइजेशन क्या होता है, अ मिक्सचर कंटेनिंग टू इनैंशियोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन विल हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है कि when a mixture containing two enantiomers in equal proportion, ठीक है, मिक्सचर कंटेनिंग टू एनांशियोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। एनांशियोमर्स अभी तो बताया मैंने कि जिनका सेम लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब सेम होता है, बस एल फॉर्म और डी फॉर्म में वेरी करते हैं, एंड इन इक्वल प्रोपोर्शन विद जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, तो ये जो है रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ दिस इनैंशियोमर इनटू रेसिमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसिमाइजेशन, एंड SN1 रिएक्शन जो होती है वो रेसिमाइजेशन को ही प्रोसीड करती है। अब हम बात कर लेते हैं रिटेंशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स टू एन एसिमेट्रिक, छोड़ो ये सबको, जो नहीं है इंपॉर्टेंट तो छोड़ो। क्या ही है इसमें कि वो रिटेंशन करके रखता है अपने लाइक जो भी उसके साथ सब्स्टिट्यूट्स अटैच है। एलिमिनेशन रिएक्शन पे आ जाते हैं। तुम्हारी फर्स्ट रिएक्शन थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब दूसरी रिएक्शन तुम्हारी हेलो एल्केन की होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब एक हेलो एल्केन विद बीटा हाइड्रोजन यानी कि जब तुम्हारे बीटा कार्बन के साथ जब एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, बीटा कार्बन यानी कि अल्फा के साथ वाला बीटा, ठीक है, तो जो तुम्हारा बीटा होता है, बीटा हाइड्रोकार्बन को हीट करते हैं विद अल्कोहलिक KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब उसको हीट करते हैं तो एलिमिनेशन हो जाता है का हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से तुम्हारा हाइड्रोजन गायब हो जाता है और अल्फा कार्बन से तुम्हारा हेलोजन गायब हो जाता है और वो बनाता है तुम्हारा अल्कीन। तो इससे क्या होगा, दिस विल लीड टू योर एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब तुम एक बीटा हाइड्रोजन हेलो एल्केन जिसमें एक बीटा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा, जब हम उसको रिएक्ट करवाएंगे विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, तो क्या होगा कि जो तुम्हारा बीटा हाइड्रोजन है यानी कि बीटा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा और अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हेलोजन एलिमिनेट हो जाएगा। सो दिस विल लीड टू योर एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे अल्कीन बन जाएगा। यहाँ पे Z-Sev रूल होता है कि अगर पॉसिबिलिटी होती है फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन अल्कीन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन एटम, अगर एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन एटम होंगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि एक से ज़्यादा अल्कीन बन जाए, तो वही वाला लिया जाता है जो कि मेजर और उनमें से एक मेजर प्रोडक्ट होता है। हम इस प्रोसेस को एलिमिनेशन रिएक्शन को डी हाइड्रोजन हेलोजनेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि डी से यानी कि हाइड्रोजन भी हटा और हेलोजन भी हटा, ठीक है। The preferred product of that alkene which has a greater number of alkyl group attached to the double bond carbon atom। तो हमेशा preferred product वो alkene होता है जिसके पास greater number of alkyl group होते हैं जो कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जिसके पास सबसे ज़्यादा alkyl ग्रुप जुड़े होंगे वही तुम्हारा मेजर alkene होता है। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो किसको फेवर करेगा, वो SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा ओवर एलिमिनेशन। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो वो तुम्हारी एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगा। अब हम बात कर देते हैं हेलो एल्केन की रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल के साथ कौन सी रिएक्शन होती है कि जो हेलोजन होता है वो रिएक्ट करता है मेटल के साथ और कंपाउंड देता है, जैसे कि कार्बन मेटल, जैसे कि तुम्हारा रिएक्शन विद मेटल तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म करता है जैसे कि RMgX, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं वुड्स रिएक्शन। देखो नेमिंग रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है बच्चों। अब टाइम हो गया असेंबली का, अब मुझे दे दो थोड़ा सा वक्त। देख सकते हो 55 हो गया है और 7 बजे बाहर जाना है। लैपी लेके जाऊँगी, गेस्ट रूम में बैठूंगी सीधे। यार वक्त तो बड़ा ही, कुछ बच्चे तो जो है बहुत ज़्यादा दुख में है, दुख दुविधा में है। कुछ बच्चों की आ गई है कंपार्ट एंड कुछ बच्चे जो हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैम, या फिर कुछ मेरे ही हैं कुछ जानने वाले जो बोल रहे हैं कि कंपार्ट आ गई, अब हम क्या करें। यार तो क्या हो गया, कंपार्ट कोई बड़ी बात थोड़ी होती है, आ जाती है, दिक्कत वाली बात थोड़ी है यार। किसी बात कर रहे हो, आ जाती है, कोई बात नहीं, पेपर दो, चल
चिंता को दूर कर दो, वैसे भी क्या ही हो जाएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मार्क्स का तो कोई है ही नहीं आजकल रह गया। 10th एंड 12th की मार्कशीट तुम्हें बस मिनिमम 50% क्राइटेरिया रख देते हैं कि तुम्हें चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होने के लिए, बस, और तो ये वो काम भी नहीं आता। बताओ मेरी कहाँ काम आ रही है। 90% 10th में मेरी बहुत आई थी, उसके बाद मेरे को बहुत लाइक डाउनफॉल सा लगा 12th में, बिकॉज यू नो, चलो कोई बात नहीं यार, बॉटल में बोल रही है, पढ़ा लो, बहुत हो गया। ठीक है, तुम कहाँ पे थे। ये बैकग्राउंड चेंज हो गया गाइस क्योंकि असेंबली हो गई है, मैं वापस आ गई हूँ। अब मैं थोड़ा सरदर्द सा हो रहा है, पता नहीं क्यों, मे बी मैंने कुछ खाया नहीं है इसलिए हो रहा है बस। चलो बात कर लेते हैं, दैट्स अ रूल हो गया था। अब हम वुड्स रिएक्शन की बात करें तो वुड्स रिएक्शन क्या होती है, जब तुम रिएक्ट करते हो मेटल, कौन सा, सोडियम के साथ रिएक्ट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यानी कि इसमें तुम्हें डबल द नंबर ऑफ कार्बन जो पहले वाले रिएक्टेंट में मिला है उससे डबल मिलता है। देखो मैं काम करती हूँ, पंखा बंद कर देती हूँ, तभी तुम्हें आवाज़ ज़्यादा आएगी, क्योंकि पंखे की वजह से मे बी आधी आवाज़ तुम्हें पंखे की वजह से नहीं आएगी, आवाज़ इको करेगी तो मे बी वो थोड़ा ज़्यादा, और मुझे कम एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। 1 मिनट, मैं पंखा बंद कर देती हूँ। अब देखना थोड़ी देर बाद मुझे पसीना ही पसीना आ जाएगा, मुझे बहुत ज़्यादा आता है। कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए कुछ भी बच्चों। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो अब थोड़ी आवाज़ बढ़ गई होगी है ना, क्योंकि पंखे की वजह से ना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है मुझे उसको वो करने के लिए। अब तो लाइक आवाज़ इको करी, खाली कमरा है ना इसलिए। तो बात कर लेते हैं वुड्स रिएक्शन के बारे में। तो वुड्स रिएक्शन क्या होती है यार, ये तो सही हो गया, अब तो बिल्कुल पंखा बंद करके बोलो जोर से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आवाज़ मस्त आ रही है। तो तुम्हें डबल द नंबर ऑफ कार्बन जो तुम्हारे रिएक्टेंट में प्रेजेंट है वो मिलता है, यानी कि RX क्या है, अल्काइल हैलाइड है। हम यहाँ पे अल्काइल हैलाइड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम हेलो एल्केन की ही रिएक्शंस की बात करें। तो 2RX + 2Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर विल गिव यू RR + 2NaX। ठीक है, फिर आ जाते हैं हेलो एरीन की रिएक्शंस के बारे में। हेलो एरीन जो होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करती है। उसके 5 कारण होते हैं, पॉसिबल रिपल्शन, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन, उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, उसके बाद रेजोनेंस, एंड उसके बाद आ जाता है तुम्हारा चारिदे। ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट की बात कर ले तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है कि जो C और Cl का बॉन्ड होता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है उसके ऊपर, तो जिसकी वजह से जो है वो रेजोनेंस आ जाता है उसके ऊपर। जो कार्बन एटम अटैच होता है हाइड्रोजन से वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एल्कोहलीन की केस में। ठीक है, तो जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होता है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जितना शॉर्टर CX बॉन्ड होगा उतना ही डिफिकल्ट होगा वो ब्रेक करने के लिए, एंड उतना ही वो लेस रिएक्टिव होगा। जितना अनइंस्टेबिलिटी फिनाइल केटायन, जो फिनाइल केटायन बनता है, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इट इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, देयरफॉर SN1 मैकेनिज्म जो है वो रूल आउट हो गया, क्योंकि तुम्हारा फिनॉक्साइड जो आयन है, फिनाइल केटायन है, वही तुम्हारे क्या नहीं है, स्टेबलाइज नहीं है। स्टेबलाइज नहीं होगा तो स्टेबलाइजेशन पे तो आता है तुम्हारा सबसे SN1 रिएक्शन। जितना ज़्यादा तुम्हारा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा तुम्हारी SN1 रिएक्शन की वो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। देन कम्स योर पॉसिबल रिपल्शन। देखो जो न्यूक्लियोफिलिक होता है, ठीक है, और जो एरोमेटिक रिंग होती है वो दोनों क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है, तो पॉसिबल रिपल्शन हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, एरोमेटिक रिंग के पास नेगेटिव है, तो वो रिपल करेंगे एक दूसरे को। बट अंडर सर्टेन कंडीशन जो है हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करवा देते हैं। ठीक है, हम X को रिप्लेस कर देते हैं OH के साथ। ठीक है, OH यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारा OH नेगेटिव क्या कर रहा है, हमारे यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले जो है हम ले लेंगे एक हेलो अरीन ले लिया, उसको रिएक्ट कराओगे NaOH लोगे तुम, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे, 623 केल्विन का टेम्परेचर दोगे और 300 ATM का प्रेशर दोगे। ये रट लो, पहले में 623 केल्विन का टेम्परेचर है, दूसरे में 443 का है, ठीक है, तीसरे में तुम्हारा 368 का है। ऐसे ये बिल्कुल याद होनी चाहिए। देखो मच्छर, कितने पाप होंगे मेरे हाथ में इस कमरे में। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले NaOH। ठीक है, 623 केल्विन का टेम्परेचर, पसीना आना शुरू हो गया गाइस। ठीक है, 623 केल्विन का टेम्परेचर होता है और 300 ATM का प्रेशर होता है।
समझ रहे हो। एंड इसमें क्या होगा, जब तुम उसको दोगे तो तुम्हारा जो है वो OH यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो उसको अटैक कर देगा, हेलोजन जो है वो रिलीज हो जाएगा। देन सेकंड आ जाता है तुम्हारा, सेकंड होता है तुम्हारा NaOH ही दोगे, उसके साथ तुम एक और चीज़ दे दोगे, 443 केल्विन का टेम्परेचर कर दोगे। बट हमने ऐसा कौन सा झोल किया कि हमें जो है टेम्परेचर कम करना पड़ गया? हमने ऐसा क्या किया, हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं? NO2 ग्रुप लगा दिया हमने। कहाँ पे लगा दिया? उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगाएंगे तो क्या होगा, वो क्या करेगा, इसमें हमारा काम हमने क्या किया ना, हमने उसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करना है। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को डाल देंगे, ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में डाल देंगे तो उसकी रिएक्टिविटी जो है हेलोअरीन के टुवर्ड्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि तुम्हारी हेलोअरीन से जो है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए जा रहे हैं, तो वो जो रिपल्शन वाला केस है वो थोड़ा सा एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो अब पहले हम क्या करेंगे, पैरा पोजीशन पे NO2 लगाएंगे। ठीक है, हमने पैरा पोजीशन पे NO2 लगा दिया, ये तो हमने पैरा पोजीशन पे NO2 लगा दिया और तुमने इसको कितना केल्विन का टेम्परेचर दिया, 443 केल्विन का टेम्परेचर दिया, H+ दे दिया, साथ में प्रोटॉन दे दिया, तुम्हारा लग जाएगा OH साथ में लग जाएगा और तुम जो है तुम्हारा बिल्कुल सफलता के तुम आगे बढ़ जाओगे। फिर आ जाता है कि अगर हम ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगा देंगे, ऑर्थो पैरा पोजीशन में लगा देंगे तो 368 केल्विन टेम्परेचर में काम बन जाएगा। अगर तुम ऑर्थो पैरा तीनों जगह जो है तुम लगा दोगे, ठीक है, तो तुम्हें जो है वार्म टेम्परेचर में ही काम बन जाएगा, तुम्हें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वार्म वाटर में ही काम बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, वार्म दोगे और साथ में थोड़ा सा पानी दे दो, काम बन जाएगा तुम्हारा। बट जो है रिएक्टिविटी का ज़्यादा असर अगर हम मेटा पोजीशन पे लगाएंगे तो वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है एट मेटा पोजीशन। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आया बिल्कुल आया। ठीक है, फिर आ जाता है हेलोअरीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जिसके अंदर 3 रिएक्शन आ जाती है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। हेलोजिनेशन में क्या आ जाता है कि जब तुम एक हेलोजन अटैच कर देते हो, हेलोजन यानी कि Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl2, तो तुम्हारा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अलग अलग टाइम पे तुम्हारा क्लोरीन ऐड हो जाएगा, यानी कि 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन बन जाएगा और 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन बन जाएगा। नाइट्रेशन में क्या करोगे, HNO3 दोगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो तुम्हारा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अलग अलग जगह पे NO2 लग जाएगा, यानी कि 1 नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, 1 क्लोरो। और उसके बाद तुम्हारा जो है तीसरा हो जाता है सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो तुम कंसंट्रेटेड H2SO4 लगाते हो ना, जब तुम कंसंट्रेटेड H2SO4 दोगे इन प्रेजेंस ऑफ हीट तो तुम्हारा SO3H यानी कि सल्फोनिक एसिड जो है वो लग जाएगा, यानी कि 1 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? जो भी ऑर्थो वाले तुम्हारे प्रोडक्ट्स होंगे वो होंगे माइनर और तुम्हारे पैरा वाले जो होंगे वो होंगे मेजर। ठीक है, 3 रिएक्शन कौन सी पड़ी, हेलोजिनेशन यानी कि Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl2 ऐड करोगे, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे Cl लग जाएगा। दूसरी होती है तुम्हारी सल्फोनेशन, दूसरी होती है नाइट्रेशन, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो तुम्हारा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे NO2 लग जाएगा। फिर आते थे सल्फोनेशन में क्या करोगे कि तुम H2SO वो दोगे कंसंट्रेटेड H2SO4 दोगे, तो उसके साथ हीट दोगे तो तुम्हारा SO3H जो है तुम्हारा ऑर्थो पैरा पोजीशन में लग जाएगा। फिर आ जाती है तुम्हारी फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन 2 होती है, एक होती है अल्काइलेशन, एक होती है एसाइलेशन। अल्काइलेशन में तुम अल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं, एसाइलेशन में तुम असाइल ग्रुप जोड़ते हैं, दैट इज RCOCl इज योर असाइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या हो गया, RCH3। ठीक है, तो CH3R जैसे कि CH3Cl ले लिया तो वो तुम्हारा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे CH3X अब तुम्हारा क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, तो तुम्हारा कोई भी हेलोजन हो सकता है। देन कम्स योर असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप में क्या होता है कि RCOCl यानी कि CH3COCl अगर हम ले तो तुम्हारा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जो है ये जुड़ जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हम एक जो तुम्हारा रिएजेंट होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रख लेना कि हमेशा हम एनहाइड्रस AuCl2 के साथ AlCl3 नहीं, AuCl2 क्या था, एक मिनट रुक जाओ, एक तो ना मुझे ये मच्छरों ने परेशान किया है, ऊपर से बाल सेट नहीं हो रहे हैं, ऊपर से सर दर्द हो रहा है, सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। ठीक है, तो AlCl3 था, AlCl3 तो ही था शायद, हाँ AlCl3 था।
ठीक है। तो जब तुम एनहाइड्रस Cl3 के साथ रिएक्ट करवाते हो तो वो तुम्हारा बन जाता है फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और साइलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है। देन कम्स योर रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ रिएक्शन होती है, दो रिएक्शन होती है, एक होती है वुड्स-फिटिक, एक होती है फिटिक। अब ये तीनों रिएक्शन में बिल्कुल भी मत भूल जाना, पहले वाली जब तुम हेलो एल्केन की रिएक्शंस की बात कर रहे थे Na मेटल के साथ यानी कि सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर व्हेन यू गेट द डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम जो तुम्हारे इसमें पहले प्रेजेंट है, दैट वाज ए फिटिक रिएक्शन। वो क्या नहीं, दैट वाज नॉट फिटिक, दैट वाज वुड्स रिएक्शन। ये क्या है, वुड्स फिटिक और फिटिक। वुड्स फिटिक में क्या करते हैं कि तुम यहाँ पे हेलो अल्केन भी लोगे, हेलो अरीन भी लोगे, Na भी लोगे, रिएक्ट कर दोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, हेलो अरीन लो प्लस तुम उसके साथ एक हेलो अल्केन ले लो, ठीक है, उसके साथ तुम Na भी ले लो, ड्राई ईथर कर दो, ठीक है, ड्राई ईथर करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, अल्काइल अरीन बन जाएगा। अल्काइल अरीन यानी कि तुम्हारे बेंजीन रिंग के साथ जो है डायरेक्टली तुम्हारा अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, तो तुम्हारा अल्काइल अरीन बन जाएगा, उसके साथ NaX मिल जाएगा। फिटिक में क्या आता है कि तुम्हारा डाइफिनाइल बनता है। डाइफिनाइल मतलब कि जब तुम हेलो अरीन को रिएक्ट कराओगे Na मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो तुम्हारे जैसे दो बेंजीन रिंग ऐसे जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ, दैट इज योर डाइफिनाइल प्लस 2NaX तुम्हें मिल जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारी रिएक्शंस बिल्कुल खत्म होती है। एक बार अगर हम ओवरव्यू ले कैसे कैसे रिएक्शंस होती हैं तो देखो, आंखें बंद करो और स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहले हमने पढ़ी थी तुम्हारी कौन सी रिएक्शन थी, हेलो अल्केन की रिएक्शन थी कि हेलो अल्केन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्केन से प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले रिएक्शन थी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की हेलोजिनेशन रिएक्शन। दूसरे उसमें तुमने एक मोनोहाइड्रोजनेटेड रिएक्शन भी पढ़ी थी जिसमें तुम रिएक्ट करवा रहे थे Cl2 के साथ और यूवी लाइट, और तुमने थोड़ा सा उसको हीट भी दिया था। इसमें मोनोहाइड्रोजनेटेड कंपाउंड्स बनते हैं, चांसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन हाई होता है। दूसरा आ जाता है तुम्हारी एल्कीन के साथ, यहाँ पे तुम्हारा मार्कोनिकोव रूल भी लगता है। एल्कीन में भी दो केसेस होते हैं, एक जब तुम उसके साथ हाइड्रोजन हैलाइड यूज करोगे, एक जब तुम उसके साथ डायरेक्ट हेलोजन यूज करोगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन हैलाइड वाले में ये सब दो रिएक्शन थी। उसके बाद जो तुम्हारा हेलोजन वाला था जिसकी BR2 तो उसमें तुम्हें विसिनल डाइब्रोमाइड मिला था जिसमें तुमने CCl4 यूज किया था, ठीक है। फिर आती है तुम्हारी एल्कोहल के साथ रिएक्शन। एल्कोहल से कैसे तुम हेलो एल्कीन को बना सकते हो, बहुत सारे तरीके थे। सबसे पहला था कि तुम हेलोजन एसिड जैसे कि HCl हो गया इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। दूसरी रिएक्शन थी तुम्हारी NaBr वाली, जब तुम H2SO4 दे रहे थे तो वो तुम्हारा बन रहा था, है ना, NO2CO3 भी बन रहा था साथ में बाय प्रोडक्ट। फिर तुम्हारी दूसरी रिएक्शन थी फॉस्फोरस हैलाइड वाली। फॉस्फोरस हैलाइड वाले में क्या था कि तुम PX3 यूज कर रहे थे तो H3PO3 तुम्हारा साइड प्रोडक्ट बन रहा था अल्कोहल विद योर RX, ठीक है। फिर बन रहा था तुम्हारा तीसरी रिएक्शन थी तुम्हारी ये पेंटाक्लोराइड वाली यानी कि PCl5 वाली की। इसमें तुम्हारा POCl2 कुछ तो बना था, एक मिनट, POC रुक जाओ एक मिनट, तुम्हारा क्या था रिएक्शन, क्या थी, ROH प्लस PCl5 विल गिव यू RCl, ठीक है। ये मच्छर ऐसे झुंड से चल रहे हैं। फिर आई थी तुम्हारी लास्ट, वो थी तुम्हारी डार्जन्स प्रोसेस, दैट वाज विद द थाइनाइल क्लोराइड। ये सबसे यूज की जाती है इंडस्ट्रियल लेवल में क्योंकि जो इसमें बाय प्रोडक्ट SO2 और HCl गैस से लिबरेट होती है, थाइनाइल क्लोराइड यानी कि SOCl2, ठीक है। तो ये जो होती है तुम्हारी ये बाय प्रोडक्ट की तरह यूज होती है, तो बाय प्रोडक्ट लाइक एक्सकेबल हो जाती है, तो ये तुम्हें प्योर तुम्हें प्रॉपर हेलो एल्केन मिल जाता है। देन कम्स योर, फिर आ जाती है तुम्हारा हेलो एरीन की। फिर हेलो एरीन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तुम्हारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, जिसमें तुमने टोल्यून लिया था, याद है, टोल्यून प्लस X2 लिया था इन प्रेजेंस ऑफ Fe एंड डाल, तो तुम्हारा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे तुम्हारा X लग गया था, याद है। फिर दूसरी रिएक्शन थी तुम्हारी डाइजोनियम सॉल्ट वाली। डाइजोनियम सॉल्ट में क्या किया था तुमने, NO2 लिया था, है ना, NO2 लिया था यानी कि अमाइन लिया था, उसके साथ तुमने क्या रिएक्ट कराया था उसको HNO3 या फिर NaNO2 प्लस HX इन प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन का टेम्परेचर, तो उससे 300 एटम का प्रेशर दोगे तो तुम्हारा N2 प्लस X माइनस बन जाएगा। जब उसको रिएक्ट कराओगे या फिर यू विल CuX2 के साथ या फिर पोटेशियम आयोडाइड का शेक के साथ वो कर दो, तुम्हारा हैलाइड तुम्हारा जुड़ जाएगा। फिर आ जाती है हेलो एल्केन की रिएक्शंस के बारे में, वो कौन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं। सबसे पहले होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर एलिमिनेशन यानी कि डिहाइड्रोजन हेलोजन रिएक्शन, फिर आ जाती है तुम्हारी रिएक्शन विद मेटल्स, फिर आ जाती है तुम्हारी रिएक्शन विद मेटल्स हो गई, एक तुम्हारी रिएक्शन विद मेटल्स और तुम्हारी वुड्स रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो तुम्हारी सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल को रिएक्ट करोगे, SN1 SN2 आ जाता है उसमें दोनों केस। फिर आ जाती है फिर आ जाती है एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो बीटा हाइड्रोजन होता है और अल्फा हेलोजन जो होता है वो एलिमिनेट हो जाते हैं व्हेन यू रिएक्ट इट विद द potassium hydroxide, alcoholic solution of potassium hydroxide, and this is will form the alkene, and that's a rule के according जो जिसके पास वो alkene जिसके पास ज़्यादा
नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे विद द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो दैट विल बी योर फेवरेबल प्रोडक्ट एंड चांसेस ऑफ मोर देन 2 अल्कीन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू बीटा हाइड्रोजन। फिर आ जाती है तुम्हारी तीसरी रिएक्शन, कौन सी थी? फिर थी तुम्हारी रिएक्शन विद मेटल्स, उसमें तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन बन रहा था RMgX, ठीक है। फिर वुड्स रिएक्शन थी, वुड्स रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन थी? तुम्हारी मेटल वाली थी कि RX प्लस Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर विल गिव यू Rr प्लस 2NX, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारी रिएक्शन आ जाती है ये, वो हो गया। फिर उसके बाद आ जाती है वो हेलोरीन की रिएक्शन की बात कर लेते हैं। हेलोरीन में सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है, 4 कारण की वजह से नहीं होती है। रेजोनेंस हो गया, पॉसिबल रिपल्शन हो गया तुम्हारा, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और उसके बाद तुम्हारा इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनॉल कीटान हो गया, ठीक है। तो इनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? अगर हम इसको 623 केल्विन का टेम्परेचर और 200-300 एटम का प्रेशर दोगे तो फिर तुम्हारा लग जाएगा, OH लग जाएगा, ठीक है। बट अगर तुम उसको और इजी बनाना चाहते हो तो पैरा पोजीशन पे NO2 लगा दो। NO2 यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसके लिए इजी हो जाएगा, वो रिपल्शन इतना नहीं होगा, तो तुम्हारा काम इसमें 443 में डन हो जाएगा, ठीक है। बट अगर तुम ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगा दोगे तो क्या तुम्हारा 368 केल्विन टेम्परेचर में काम बन जाएगा, ठीक है, तुम्हारा लग जाएगा OH। बट अगर तुम इसको ऑर्थो तीनों लाइक उस पर लगा दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसमें तुम NO2 लगा दोगे तो तुम्हारा वार्म में ही काम बन जाएगा। थोड़ा सा पानी दो, वार्म टेम्परेचर दो, काम बन जाएगा। मेटा पोजीशन पे इसलिए लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है तुम्हारी, कम होती है, ठीक है। फिर आ जाती है तुम्हारी हेलोरीन्स की दूसरी रिएक्शन, फिर आ जाती है तुम्हारी न्यूक्लियोफिलिक हो गया, फिर आ जाती है तुम्हारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें 3 पड़ी थी, हेलोजिनेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। हेलोजिनेशन में तुमने क्या यूज़ किया था? Cl2 यूज़ किया था इन प्रेजेंस ऑफ किसमें? एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं, FeCl2 कुछ तो यूज़ किया था, FeCl2 यूज़ किया था, FeCl2 यूज़ किया था एनहाइड्रस, तो तुम्हारा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्लोरीन ऐड हो गया था, यानी कि 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन मिल गया था। फिर आ जाता है तुम्हारा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में तुमने क्या किया था? HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज़ किया था, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे NO2 लग गया था। सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या किया था कि तुम्हारी कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया था अलॉन्ग विद द हीट, SO3H तुम्हारा लग गया था, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड लग गया था। फिर उसके बाद आ जाता है तुम्हारी फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। अल्काइलेशन में यानी कि SeH3X तो तुम्हारे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगेगा व्हेन यू रिएक्ट विद एनहाइड्रस AlCl3। फिर आ जाती है एसाइलेशन यानी कि RCOCl, ठीक है, तो वो तुम लग जाएगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे व्हेन रिएक्ट विद एनहाइड्रस AlCl3। फिर आ जाती है तुम्हारी वुड्स-फिटिक रिएक्शन। वुड्स-फिटिक रिएक्शन में क्या होता है कि तुम अल्काइल हैलाइड और अराइलेट दोनों को रिएक्ट कराते हैं अलॉन्ग विद Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इट विल गिव यू अराइल क्या था, अल्काइल अरीन, यानी कि तुम्हारे बेंजीन रिंग के साथ तुम्हारा अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, R जुड़ जाएगा, सो दैट इज अल्काइल अरीन अलॉन्ग विद द NX2 NX जो भी निकलता है वो तुम बाय प्रोडक्ट करके देख लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाती है तुम्हारी लास्ट रिएक्शन, दैट इज अ फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है? डाइफिनाइल बनता है, यानी कि जब तुम तुम्हारे इसको किसको यूज करोगे, फिनॉल यही तुम्हारे हेलोरीन को रिएक्ट करोगे Na के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट विल गिव यू डाइफिनाइल अलॉन्ग विद 2NX जो भी बनता है तुम्हारा वो देख लेना। अब ये रिएक्शंस ऐसे ही तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल फिक्स्ड होनी चाहिए, बिल्कुल 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 फिक्स्ड होनी चाहिए, तभी जो है तुम एग्जाम में अप्रोच कर पाओगे। बच्चों मैं आज भी तुम मानोगी नहीं, ये मैं अभी तुम्हारे सामने खोल रही हूँ, ये 1 साल पहले खोली थी कभी, ठीक है। रिएक्शंस याद क्यों है? क्योंकि इतनी प्रैक्टिस की थी इसी तरीके से। देखो मैंने 15 मिनट लिए होंगे पूरे चैप्टर की, मैंने रिवाइज कर दी, वो मुझे ज़्यादा टाइम इसलिए लगे बिकॉज आई एम ओपनिंग इट आफ्टर लाइक सो लॉन्ग, बट मैं ना तुम मानोगी नहीं 30 मिनट में तो मैं लिख के पूरी रिएक्शंस लाइक 4 चैप्टर्स की, हेलो एल्केन, एल्डिहाइड, अल्कोहल और तुम्हारे अमाइन, चारों की तुम लिख के सारी बना देती थी मैं। और जब मैं बोलती थी ऐसे याद में तो 15 मिनट में तो 4 चैप्टर हो जाते थे। जिस दिन लास्ट डे होगा तो सारी रिएक्शंस एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे, ऐसे ही रिवाइज करते रहो, दिमाग में चलाते रहो, बिल्कुल एक रोड मैप बना लो ना, तो तुम्हें कंफ्यूजन होगी ही नहीं। अब एक चीज हमने मिस कर दी है, हेलो एल्केन में मैंने तुम्हें फिंकलस्टीन और स्वर्ट रिएक्शन तुम्हें बताने भूल गए। फिंकलस्टीन और स्वर्ट रिएक्शन से कैसे प्रिपेयर करते हो? फिंकलस्टीन में तुम्हारा होता है क्लियर बो नई एसिड फेको, यानी कि RX प्लस Na इन प्रेजेंस ऑफ NaI, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन विल गिव यू RX प्लस जो भी उसके साथ बनेगा, ठीक है। फिर आ जाता है तुम्हारा स्वर्ट रिएक्शन, इस पर तुम मेटालिक फ्लोराइड्स यूज करते हो, ठीक है, मेटालिक फ्लोराइड्स यूज करोगे, हाँ, तो वो हो गई स्वर्ट रिएक्शन। बाकी तुम नेमिंग रिएक्शन तो अच्छे से याद होनी ही होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन की बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, अब तुम्हें पता नहीं तुम पे वीडियो कैसे पहुंच गई, बट डोंट वरी। देखो बच्चों
क्वांटिटेटिवली इतना पढ़ने से अच्छा है तो हम एक चीज़ को सॉलिड तरीके से जो इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा टाइम देके ही करें, है ना। वैसे तो कराने को मैंने फिजिक्स के 2 2 3 3 4 4 5 5 चैप्टर भी एक दिन में करवाए हैं, क्योंकि वो लाइक इतना जो जो इंपॉर्टेंट थी मैंने वो बता दिया, बट ये पूरा ही इंपॉर्टेंट, तो आई विल लाइक टेक माई टाइम, डोंट वरी, 20 से पहले पूरी केमिस्ट्री डन कर देंगे। 5 दिन तो ऊपर झेल सकते हो ना, है ना, मुझे इतना तो झेल सकते हो। कितने सेशन तो 1 2 तो शायद मैं स्किप किए थे, बर्थडे पे स्किप किया था, है ना, तो डोंट वरी, हम इसको डन कर लेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन की बात कर लेते हैं। कलरलेस होते हैं व्हेन प्योर, एक्सेप्शन किसका होता है, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड का, ठीक है। कलरलेस होते हैं जब प्योर होते हैं, एक्सेप्शन किसका होता है, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड का। ये सब चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मैनी वॉलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स, वॉलेटाइल यानी कि जो तुम प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, ठीक है, अपना वेपर प्रेशर में, लाइक प्रेशर वेपर में। तो मैनी वॉलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स आर स्वीट स्मेल, कैसी स्मेल होती है इनकी, स्वीट स्मेल होती है, कैसी होती है, स्वीट स्मेल होती है। एंड लोअर मेंबर्स आर गैसियस एट रूम टेम्परेचर, जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो गैसियस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लार्जर जो होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का कंसिडरेबली हायर होता है देन द हाइड्रोकार्बन, ऑब्वियस सी बात है। जिनका कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास भी होगा तब भी इनका जो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर ही होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होगी, फिर क्लोरीन की होगी, ब्रोमीन की होगी, आयोडीन की होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो तुम्हारी बॉन्ड लेंथ होती है डाउन द ग्रुप, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन तक तुम्हारी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, क्योंकि जितनी बड़ी तुम्हारी लेंथ होगी उतना ही ईजी होगा उसको ब्रेक करना। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ फ्लोरीन की होती है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ आयोडीन की होती है। बेस्ट लीविंग ग्रुप तुम्हारा आयोडीन होता है, ठीक है। बेस्ट आउट ऑफ 4 तुम्हारे लिविंग ग्रुप आयोडीन होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों डिक्रीज करती है तुम्हें पता चल गया। आयोडीन बेस्ट लिविंग ग्रुप है, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी है, वीक बेस होता है। वीक बेस क्या होते हैं, ये लिविंग ग्रुप होते हैं, क्योंकि बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और एसिड जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। विद दिस वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन वाले चैप्टर के साथ। डोंट वरी, चाहे सेशन लंबा क्यों ना हो, मैं तुम्हें बायोमॉलिक्यूल्स आज पढ़ा के ही छोड़ूंगी। आई नो लेंदी हो गया है, बट डोंट वरी। क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट इज द क्लास ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ऑफ LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या कहाँ गया मेरा वो, अरे यार, फटाफट करें यार, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती मैं, ठीक है। तो व्हाट इज द क्लास ऑफ द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड एन अल्काइल हैलाइड रिएक्शन, तुम्हारा कौन सा क्लास होता है। अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और एक अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन को देखें तो इनका क्लास ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या होता है। जो H एटम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और वो क्या करेगा, अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूट करेगा हेलोजन को अल्काइल हैलाइड में टू जनरेट द बेसिक हाइड्रोकार्बन। यानी कि जब कभी भी तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करोगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका जो H है वो कैसे एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ तो तुम्हारे प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन। समझ में आया, बहुत ईजी है। देन कम्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट SN2 मैकेनिज्म इज इनकरेक्ट। द ट्रांजिशन स्टेट इज स्टेबल, ये पहली बात ही तुम्हारी गलत हो गई। चलो आगे देख लेते हैं। द कंप्लीट मैकेनिज्म टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप, सही बात है। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन बोथ द रिएक्शन, दिस इज इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन। तो इसको ये पहला वाला समझ भी नहीं आ रहा होगा, आगे के 3 पढ़ लेना, जब आगे के 3 बिल्कुल सही लगे तो पहला गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि जो कार्बन एटम होता है वो कैसे अटैच होता है, वो एंटरिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच होता है, और जो तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट होता है SN2 प्रोसेस का, उसमें वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो उसके साथ क्या होते हैं, 5 एटम्स एक टाइम पे अटैच होते हैं, तो वो इनको आइसोलेट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, वो अनस्टेबल होती है, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं। मोनो हेलो अरीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड। मेलो हेलो अरीन से ही समझ में आ रहा है कि एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड होगा, ठीक है। व्हाट इज 3 ब्रोमोप्रोपीन कॉमन नेम, आप बताओ 3 ब्रोमोप्रोपीन का कॉमन नेम क्या होता है। ये तो तुम खुद देखोगे, आंसर मत देखना, आंसर मत देखना, आंसर मत देखना, तुम्हारा होमवर्क है ये। तुम्हें थोड़ा सा जो नेमिंग है ये तो तुम्हें है नॉर्मल लिटरेचर, ये सब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट नेम ऑफ कंपाउंड, इसका राइट नेम क्या है? अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे CH3 जुड़ा है, यहाँ पे CH जुड़ा है, सबसे पहले काउंट कर लो तो तुम्हारा क्या है, ये मैथ 2 ही है तो एथ हो गया, ठीक है। एथ के साथ तुम्हारा क्या जुड़ा है? एथ के साथ तुम्हारा अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, अल्काइल ग्रुप हो गया, साथ में क्लोरीन जुड़ा तो इथाइलिडीन क्लोराइड हो गया, क्योंकि जो दोनों हेलोजन है वो सेम ही कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो एक क्या बना देंगे, डाइहेलोजेन बना देंगे। तो हम इनको डाइहेलोजेन को क्या बोलते हैं, अल्काइलिडीन हैलाइड्स या फिर जेम हैलाइड्स बोलते हैं, जेम डाइहेलाइड्स, इसलिए हम उसको वो बोलेंगे। व्हाट इज द कैटलिस्ट इन द क्लोरोएल्केन रिएक्शन ऑफ अ प्राइमरी अल्कोहल विद HCl? व्हाट इज द कैटलिस्ट इन द क्लोरोएल्केन रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विद HCl? जब हमने पहली रिएक्शन पढ़ी थी, कौन सी थी? ROH प्लस HCl halogen acid in presence of what will give you RCl plus H2O? क्या, कौन सी रिएजेंट क्या था? मैंने अभी रिएजेंट के टाइम पे भी बताया था, ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, तो आंसर हो गया एनहाइड्रस ZnCl2। H2O था उसका बाय प्रोडक्ट। सोचोगे मैम को तो इतना ही नहीं आता आगे का, तभी छोड़ दिया। कई बच्चे हैं बोलने वाले, कोई बात नहीं। When ethanol combines with PCl5, जब इथेनॉल PCl5 के साथ कंबाइन करता है, प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स। अब वो 3 प्रोडक्ट्स मुझे तो दिख नहीं रहे, रुक जाओ। 3 प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्लोरोइथेन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश। व्हाट इज द थर्ड नेम इन द लिस्ट यार? जब तुम्हारा इथेनॉल, इथेनॉल यानी कि CH3CH2OH किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? PCl5 के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि तुम्हारा ये कौन सी रिएक्शन है? जब तुम PCl5 यानी कि पेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड यानी कि तुम्हारा एल्कोहल रिएक्ट कर रहा है पेंटाक्लोराइड के साथ, यानी कि तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन की बात हो रही है ना? प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन की बात है तो क्लोरोइथेन मिलेगा, ठीक है, क्लोरोइथेन मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा और साथ में तुम्हारा फॉस्फोराइल एसिड मिलेगा। फॉस्फोराइल एसिड कहाँ मिला है? फॉस्फोराइल क्लोराइड, यानी कि तुम्हारा CH3, करके देख लेना यार, तो करके रिएक्शन वाली बात है, ये तो बहुत ईजी है, करके देख लो। CH3CH2Cl यानी कि POCl3। Which of the following substance has the highest melting point? सबसे ज़्यादा highest melting point किसका होगा? टेट्राक्लोरोमीथेन का होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो जो नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स है वो भी बढ़ रहे हैं। अगर हेलोजन एटम बढ़ रहे हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी कि जो वॉन डेर वाल्स फोर्सेज है वो भी क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। Which sequence should isomeric dichlorobenzene be boiled in? Isomeric dichlorobenzene be boiled in, कैसे बॉइल करना चाहिए? सबसे पहले पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा। ऐसा क्यों? क्योंकि मेटा और ऑर्थो आइसोमर्स के कंपैरिजन में जो पैरा आइसोमर्स होता है उसका हाईएस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर होता है ड्यू टू देयर सिमेट्री एंड ईज इन फिटिंग टू अ क्रिस्टल। तो 11 जिसने करी है केमिस्ट्री ऑर्गेनिक उस सब समझ आ रहा होगा उसको। Which of the following statement about the interaction between C2H4 and Cl2 in CCl4 is incorrect? कि जो तुम्हारा C2H4 हाइड्रोकार्बन एंड Cl2 यानी कि हेलोजन इन CCl4 इज इनकरेक्ट, कि इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये वही रिएक्शन है जब तुम रिएक्ट करवाते हो तुम्हारे अल्कीन को, ठीक है, अल्कीन को रिएक्ट करवा रहे हो, यही तो है यार, तुम समझ नहीं रहे हो उनकी भावनाओं को। ये है तुम्हारा अल्कीन C2H4 प्लस Cl2, याद है वो विसिनल डाइब्रोमाइड बनाते हैं, यहाँ पे विसिनल डाइक्लोराइड बन जाएगा Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये वही तो रिएक्शन है यार अल्कीन वाली, सेकेंड वाली, ठीक है। तो इट विल फॉर्मेशन, ये तो बिल्कुल सही बात है। इट रिजल्ट्स इन द डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर, ये तो कहीं हमने पढ़ा ही नहीं था। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस कंपाउंड, हमने पढ़ा है कि जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो कलरलेस हो सकता है। इट रिजल्ट इन द ब्रेकिंग ऑफ C डबल बॉन्ड, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड टूटा तभी तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, ये तो बात सत्य है, तो सेकेंड वाली गलत हो गई। एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर अभी हम होल्ड पे रख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी, अमाइंस भी होल्ड पे रख रहे हैं। अब हम आ जाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स पे। बायोमॉलिक्यूल्स के तो मैंने 15 क्वेश्चन डाल रखे हैं बच्चों। बायोमॉलिक्यूल्स इतना टफ नहीं है, फटाफट कर लेंगे। टाइम देख लेती हूँ मैं एक बार, तुम्हारा कितना हो गया? 1 आवर, कोई बात नहीं, 1:30 बजे तक हो जाए, 1.5 घंटे तक हो जाएगा, कोई बात नहीं। बायोमॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, वो केमिकल जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं वो होते हैं हमारे बायोमॉलिक्यूल्स। देयर आर
टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल, कितने टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं तुम्हारे? होते हैं 6 टाइप के। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन्स एंड देन कम्स योर एंजाइम्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? इनका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला होता है CxH2O-Y। एसिटिक एसिड जो होता है वो इस फॉर्मूले में फिट करता है, बट वो जो होता है एक कोई भी कार्बोहाइड्रेट तो है ही नहीं वो, है ना, वो तो एक एसिड है। और जो रैमनोज होता है वो कार्बोहाइड्रेट है बट इस फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहा है, तो हम इसको एक आइडियल फॉर्मूला नहीं कह सकते हैं। तो एक डेफिनेशन, एक लाइन तुम्हारी एनसीईआरटी में दी है, ट्रूली एनसीईआरटी मेड नोट्स है। एक लाइन तुम्हारी एनसीईआरटी में दी हुई है बच्चों कि अब तो मेरा पानी भी खत्म हो गया है, कोई बात नहीं, हम करके रहेंगे। आज हमने शुरू कर दिया, अब तो खत्म करके रहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि द वन विच फिट्स इन द फॉर्मूलाज आर नोन एज हाइड्रेट्स, ठीक है। हाइड्रेट्स क्या होते हैं? जो ये CxH2O-Y वाले फॉर्मूले में फिट करें, दे आर नोन एज द हाइड्रेट्स। द कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या एक्चुअली? मैम हमने पढ़ाना शुरू कर दिया, एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है? दे आर डिफाइंड एज द ऑप्टिकली एक्टिव यानी कि दे आर केपेबल ऑफ फ्लोटिंग इनटू लेवोरेटरी एंड एक्सोरेटरी ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और द कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, जो कि तुम्हारे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन को अगर हम इस कार्बोहाइड्रेट सिंपलर फॉर्म में तोड़ेंगे इन सब्सटेंस को देता है, तो दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज फाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और विच प्रोड्यूसेस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस नोन एज योर कार्बोहाइड्रेट। शुगर्स यूज्ड एट होम, घर में जो तुम चीनी खाते हो वो क्या होती है? सुक्रोज होती है, सुक्रोज यानी कि C12H22O11, ठीक है। देन कम शुगर, जो मिल्क में प्रेजेंट होता है वो होता है लैक्टोज। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज सैकराइड्स, सैकराइड्स यानी कि जिनका स्वीट इन टेस्ट होता है, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं बच्चों। ये स्ट्रक्चर्स बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको मत देखना, ठीक है। स्ट्रक्चर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बात कर लेते हैं तुम्हारे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में आ जाता है मोनोसैकेरॉइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड ऑलिगोसैकेरॉइड पॉलीसैकेरॉइड्स। मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेरॉइड्स। मोनोसैकेराइड्स यानी कि विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड टू गिव सिंपलर एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कि जो सबसे बेसिक यूनिट होती है दैट इज योर मोनोसैकेराइड, यानी कि अगर हम इनको और फर्दर अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो दे विल नॉट गिव मोर सिंपल एल्डिहाइड या कीटोन, दिस इज नोन एज योर मोनोसैकेरॉइड्स। एग्जांपल हो जाता है तुम्हारे ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, राइबोज का, दे लाइक सिंपलेस्ट फॉर्म। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से C6H12O6, ठीक है, तो लाइक सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। देन कम्स योर ऑलिगोसैकेराइड व्हिच यील्ड्स 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, जो 2 से 10 की यील्ड कर देती है। जैसे कि तुम्हारे एग्जांपल हो गए, ये याद करना पड़ेगा, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया। अभी सुक्रोज का क्या फॉर्मूला बताई थी? C12H22O11। भाई ये मच्छर तो भाई, क्या तुम इन मच्छरों को देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे होंगे, चुन्नू चुन्नू से तो है बिल्कुल। देन कम्स योर पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड नॉन शुगर्स होते हैं, इनमें स्वीट टेस्ट नहीं होता। ये भी एक लाइन मेरे को याद आ गई, मैं बता देती हूँ। तो हम इनको नॉन शुगर्स भी बोलते हैं। दे लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। एग्जांपल हो गया स्टार्च, सेल्यूलोज। अभी आगे पढ़ोगे मैम, सुना है प्लांट में सुना है हमने स्टार्च सेल्यूलोज, ठीक है। पोटैटो में स्टार्च होता है, हमने सुना है स्टार्च सेल्यूलोज, ठीक है। ये सब तुम्हारे एग्जाम्पल हो गए। अब आ जाते हैं ऑल दोस कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस द फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट इज नोन एज योर, क्या होते हैं? वो होते हैं तुम्हारे रिड्यूसिंग शुगर्स। हम टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है? अमनेसर सिल्वर नाइट्राइड, पोटेशियम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और एक रॉकलेस सॉल्ट। ये सब थोड़ा मैम हमें याद आ रहा है बच्चे, ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 में है शायद, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में तो है। हाँ ये रिएक्शंस में है तुम्हारे एल्डिहाइड कीटोन की, हाँ एल्डिहाइड वाले में ही है। हाँ तो ये बच्चे मैंने स्किप किया है चैप्टर, पर डोंट वरी, ये बस इतना याद करो। द वन विच कैन रिड्यूस योर टॉलेंस सोल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन आर नोन एज योर रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। सारे मोनोसैकेराइड्स वेयर कीटोज और एल्डोज आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। जो सारे तुम्हारे मोनोसैकेराइड्स हो गए, वेदर दे आर कीटोज यानी उसमें कीटोन है, वेदर दे आर एल्डोज यानी कि एल्डिहाइड है, दे आर नोन एज योर रिड्यूसिंग शुगर्स। अगर एक मोनोसैकेराइड में एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है हम उसे एल्डोज बोलते हैं, उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे कीटोज बोलते हैं। ग्लूकोज जो होता है ये स्वीट फ्रूट्स, हनी, इन सब में प्रेजेंट होता है। राइप ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है, हम इसको एल्डोहेक्सोज बोलते हैं, इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ग्लूकोज को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? ग्लूकोज को हम दो तरीके से प्रिपेयर
प्रिपेयर कर सकते हैं। सुक्रोज क्या होता है तुम्हारा, केन शुगर होता है या फिर शुगर जो हम घर में यूज करते हैं, दैट इज नोन एज योर सुक्रोज, ठीक है। तो सुक्रोज क्या होता है, C12H22O11 प्लस H2 in presence of proton will give you C6H12O6 plus C6H12O6. one is glucose and second one is fructose। दूसरा होता है कि तुम इसको स्टार्च से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, C6H10O5, ठीक है, C6H10O5 प्लस H2O and H2O, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस टेम्परेचर दे दो तुम 393 केल्विन टेम्परेचर, 2 से 3 एटीएम का प्रेशर दे दो, C6H12O6 बन जाएगा। दो मेथड कौन कौन से सीखे तुमने ग्लूकोज के, सबसे पहला सीखा तुमने जो तुम्हारा केन शुगर यानी कि सुक्रोज होता है, दैट इज C12H22O11 plus H2O in presence of H plus will give you C6H12O6 plus C6H12O6। सेकेंड इज योर स्टार्च, स्टार्च होता है तुम्हारा C10H5 नहीं C6H10O5, C6H10O5 plus NH2O सॉरी इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, यानी कि तुम इसमें 393 केल्विन का टेम्परेचर दोगे, 2 से 3 एटम का प्रेशर दोगे, C6H12O6 बन जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एविडेंस ऑफ ग्लूकोज की। एविडेंस ऑफ ग्लूकोज से क्या तात्पर्य होता है, एविडेंस ऑफ ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज में तुम्हारी साइड तुम्हारी लॉन्ग चेन प्रेजेंट है, इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है, एल्कोहल प्रेजेंट है, ये सब कहाँ से, हमें इनके एविडेंस कहाँ से मिले। सबसे पहले तो इसको जो है कमर्शियल लेवल पे कहाँ पे बनाते हैं हम, ये भी पॉइंट नोट कर लो। कमर्शियल लेवल पे तुम्हारा ग्लूकोज प्रिपेयर होता है थ्रू द स्टार्च वाले मेथड से, C6H10O5 वाले मेथड से, ठीक है। तो एविडेंस में सबसे पहले की जो कार्बन 6 कार्बन एटम, जो ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एटम्स होते हैं, इनकी एक स्ट्रेट चेन होती है, वो कौन सी रिएक्शन तुम्हें इसको बिल्कुल सिद्ध करके देती है, वो रिएक्शन होती है C6H12O6, ठीक है। तो C6H12O6 in presence of HI, ठीक है, HI in presence of heat will give you CH3 CH2 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 CH3। तो इससे क्या पता चल जाता है कि तुम्हारी पूरी एक लॉन्ग चेन है, ठीक है, पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन जो होती है वो होती है C6H12O6 in presence of NH2OH। यार वैसे तो इतना सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लेना, क्योंकि वो जो लास्ट वाली है ना अल्कोहल वाली, वो आ जाती है, लाइक वो पूछ लेते हैं, ठीक है, बट एक बार देख लेते हैं। तो CH इसमें ज़्यादा वो न्यूक्लिक एसिड है, वही सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डोंट वरी, करते हम। तो इसमें क्या होता है कि ये रिएक्शंस ना तुम एक बार देख लेना, तुम इनको सबको रट लो, मैं तो बोलूँगी भाई रटो रटो रटो, मैं तो खुद इतना रटती थी, तुम इनको रटो, बट समझ के रटो। अब मैं तुम्हें ना ये करके दिखा सकती हूँ, ऑब्वियसली डूडल का चक्कर है, वरना तुम्हें करके दिखा देती। बाकी ये देख लो कि कार्बोनाइल ग्रुप को कौन सी रिएक्शन सिद्ध करी है, ठीक है, और तुम्हारे प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड को कौन सिद्ध करा है, प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल को कौन सी रिएक्शन सिद्ध करी है, ये देख लो, ठीक है। बाकी तुम ये रिएक्शंस को बिल्कुल रट लेना। अब आ जाता है तुम्हारे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का, इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, यानी कि फिशर प्रोजेक्शन होता है। फ्रक्टोज की बात कर लेते हैं, तो फ्रक्टोज को हम कीटो हेक्सोज भी बोलते हैं, ठीक है। ग्लूकोज की तरह अगर ये साइड प्रोडक्ट में हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर के टाइम पे ये साइड प्रोडक्ट की तरह ये हमें मिलता है, ये हैवर्ड स्ट्रक्चर, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बात कर लेते हैं कि जो लिंकेज होती है मोनोसैकेराइड यूनिट की थ्रू ऑक्सीजन एटम इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो जो दो मोनोसैकेराइड की यूनिट्स होती है, हम इनकी लिंकेज कैसे करते हैं, ऑक्सीजन एटम के साथ लिंकेज करते हैं, एंड दैट इज योर एग्जैक्टली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सी लिंकेज होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ठीक है। तो दो मोनोसैकेराइड्स के बीच में कौन सी लिंकेज होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। पॉलीसैकेराइड की बात करें तो पॉलीसैकेराइड में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टार्च के बारे में, ठीक है। पॉलीसैकेराइड में मैंने क्या बताया था, स्टार्च बताया था, ठीक है, स्टार्च बताया था। तो सबसे पहले हम स्टार्च की बात कर लेते हैं। तो स्टार्च जो होता है ये मेन स्टोरेज होता है पॉलीसैकेराइड का इन प्लांट्स में। प्लांट्स में तुम्हारा मेन स्टोरेज ऑफ पॉलीसैकेराइड इज डन फ्रॉम द स्टार्च एंड दे फाउंड इन सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर्स एंड कुछ वेजिटेबल्स में पाया जाता है। पॉलीमर्स और अल्फा ग्लूकोज कंपोनेंट, देखो तुम्हारा जो अल्फा ग्लूकोज है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है अम्लोपैक्टिन और एक होता है तुम्हारा अमिलोज। तो जो अमिलोज होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 15 to 20% ऑफ स्टार्च एंड दिस इज लॉन्ग ब्रांच्ड चेन का स्ट्रक्चर होता है। जो अम्लोपैक्टिन होता है ये ब्रांच्ड चेन का स्ट्रक्चर होता है, इट कंसिस्ट ऑफ लाइक 80% ऑफ स्टार्च एंड दिस इज वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज मोस्ट अबंडेंट जो
होता है तुम्हारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि इस प्लांट किंगडम में प्रेजेंट होता है। सबसे अबेंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस तुम्हारे प्लांट किंगडम में कौन सा प्रेजेंट होता है? दैट इज योर सेल्यूलोज एंड इट इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट। चलिए तो यार अब क्या ही बताए, पूरी बॉटनी पढ़ा दी है, अब इतना तो बच्चों को पता ही होगी। प्लांट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है एंड ये मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है तुम्हारे प्लांट किंगडम का। ग्लाइकोजन की बात करते हैं। ग्लाइकोजन क्या होता है? ये होता है हमारा एनिमल बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में, यानी कि हम लोगों की बॉडी में, एनिमल की बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कैसे स्टोर होता है? वो स्टोर होता है एज ग्लाइकोजन। हम इसे एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो एम्ब्लियोपेक्टिन की तरह होता है। इस ये लिवर में प्रेजेंट होता है, मसल्स में प्रेजेंट होता है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है और जब भी हमारी बॉडी को चाहिए होता है तो ग्लाइकोजन जो है वो उसको ग्लूकोज में तोड़ देती है। ऑल्सो ये ईस्ट एंड फंजाई में भी प्रेजेंट होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि जो तुम्हारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है मोनोसैकेराइड यूनिट्स के बीच में ऑक्सीजन एटम के थ्रू, उसके बाद तुम्हारे पॉलीसैकेराइड्स के अंदर तुम्हारा स्टार्च आ जाता है, सेल्यूलोज आ जाता है, स्टार्च ग्लाइकोजन आ जाता है। तो सबसे पहले स्टार्च की बात करें तो दे आर लाइक मोस्ट अबेंडेंटली दे आर फाउंड इन द प्लांट किंगडम, ठीक है, एंड सीरियल फ्रूट वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। मेन स्टोरेज होता है पॉलीसैकेराइड का प्लांट में, ठीक है। पॉलीमर्स जो होते हैं अल्फा ग्लूकोज के दो टाइप के होते हैं, अमिलोज एंड अमिलोपैक्टिन। अमिलोज इज वाटर सॉल्युबल, कंसिस्ट ऑफ ब्रांच होता है 15-20% स्टार्च कंस्टिट्यूट करता है। एम्ब्लियोपैक्टिन क्या होता है? ये होता है तुम्हारा अनब्रांच्ड होता है, कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 80% स्टार्च एंड इट इज अनब्रांच्ड एंड इट इज वाटर इनसॉल्युबल। फिर उसके बाद आ जाता है तुम्हारा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है? ये तुम्हारा मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक मैटर होता है प्लांट किंगडम में। ये तुम्हारे सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल में पाया जाता है। तुमसे ग्लाइकोजन इट्स आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च बिकॉज स्ट्रक्चर इज लाइक एम्ब्लियोपेक्टिन एंड इट्स जो हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है इट इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। व्हेन बॉडी नीड्स इट इट ब्रेक्स इट इनटू ग्लूकोज। इट इज फाउंड इन द लिवर, इट इज फाउंड इन द ब्रेन, इट फाउंड इन द मसल्स, ठीक है, एंड इज आल्सो फाउंड इन द ईस्ट एंड फंजाई। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़े अगर हम बच्चों तो आगे ये बात बताई गई है कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। हमने क्या पढ़ लिया? कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया। अब हम प्रोटीन्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, फिर हम हार्मोन्स पढ़ेंगे, फिर हम एंजाइम्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? सबसे अबेंडेंट बायोमॉलिक्यूल होता है। सबसे अबेंडेंट बायोमॉलिक्यूल इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे अबेंडेंट बायोमॉलिक्यूल कौन सा होता है? दैट इज योर प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन इज द मोस्ट अबेंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑफ लिविंग सिस्टम फाउंड इन मिल्क, चीज, पल्सेस, पीनट्स, फिशेस, मीट एक्सेट्रा में पाया जाता है। दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए क्या काम आता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन्स किसके पॉलीमर्स होते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड के ये पॉलीमर्स होते हैं। इनमें अमाइनो ग्रुप होता है यानी कि NO2 और इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है यानी कि COOH, COOH जो होता है इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो दीज जो होता है दे रिएक्ट एज न्यूट्रल सॉल्ट बिकॉज एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट, ठीक है। तो जो ग्लाइसिन होता है वो नेम होता है क्योंकि उसका स्वीट टेस्ट होता है और टायरोसिन जो होता है दैट वाज फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम द चीज। तो ये थोड़ी छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं कि याद कर लेना। ग्लाइसिन जो होता है वो उस नाम इसलिए डाला गया था क्योंकि वो स्वीट टेस्ट में होता है। प्रोटीन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अमाइनो एसिड की बात हो रही है, सॉरी, ठीक है। तो अल्फा पॉलीमर ही तो होते हैं, उसके पॉलीमर्स ही तो होते हैं अल्फा अमाइनो एसिड के। और दूसरा तुम्हारा जो टायरोसिन होता है, टायरोसिन इज बेसिकली ऑब्टेन फ्रॉम द चीज। तो बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले होता है अल्फा अमाइनो एसिड, फिर होता है बीटा अमाइनो एसिड, फिर होता है गामा अमाइनो एसिड। तो अल्फा अमाइनो एसिड में क्या होता है बच्चों? अल्फा अमाइनो एसिड में ऐसा सीन होता है कि जो तुम्हारा एक कार्बन है, कार्बन सेंटर में है, कार्बन के बगल में तुम्हारा हाइड्रोजन होगा, एक जगह तुम्हारा COOH होगा यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, एक होगा तुम्हारा NH2, एक जगह होगा तुम्हारा X, ठीक है, होगा तुम्हारा अल्फा अमाइनो एसिड। फिर बीटा में क्या होगा कि बीटा में तुम्हारा एक अल्काइल ग्रुप बीच में बाधा आ जाएगा, फिर जाके तुम्हारा कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा। गामा में क्या होगा कि दो कार्बोक्सिल ग्रुप तुम्हारे, दो अल्काइल ग्रुप तुम्हारी बाधा बनेंगे, फिर जाके तुम्हारा जो है यार ये वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी दो, खाली क्या खेल खिला रही हूँ मैं तुम्हें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी समझ जाओ, ठीक है। तो बात कर लेते हैं एसेंशियल नॉन एसेंशियल। एसेंशियल जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है प्रोटीन, वो एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, एग्जांपल्स देख लेना एक बार, ठीक है। और जो नॉन एसेंशियल यानी कि हिस्टाडीन हो गया, वेलाइन हो गया, ये जो है तुम्हारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, ठीक है। मैथ्यूनिन हो गया, मैथ्यूनिन इज कोज्ड बाय कौन सा कोडॉन? AUG है ना, वो स्टार्ट कोडॉन भी होता है,
याद होगा तो कुछ। फिर नॉन एसेंशियल विच इज नॉट सिंथेसाइज फ्रॉम आवर बॉडी, दैट इज योर टायरोसिन एंड ग्लाइसिन, ठीक है। टायरोसिन और ग्लाइसिन जो है वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं, वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, इसलिए वो दे आर नॉन एसेंशियल। एंड ग्लाइसिन इज नेम्ड बिकॉज ऑफ द स्वीट टेस्ट, टायरोसिन वाज फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द चीज, ठीक है। अनएसेंशियल जो हमारी हमें खुद लेने पड़ते हैं, हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है। अब आप बात करते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड के, जितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड होंगे, जितने नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप होगा उतने नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे, तो इट विल बी न्यूट्रल अमाइनो एसिड, क्योंकि बेस प्लस एसिड इज इक्वल्स टू सॉल्ट। उसके बाद एसिडिक अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड यानी कि NO2 ग्रुप जो होगा वो लाइक COH2 ग्रुप होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप, दैट विल बी मोर इन कंपैरिजन टू योर बेसिक ग्रुप दैट इज योर NO2 ग्रुप। तो इसमें क्या हो जाएगा कि तुम्हारा एसिडिक अमाइनो एसिड जो है बेसिक अमाइनो एसिड यानी कि मोर नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप देन द कार्बोक्सिल ग्रुप, तो दैट इज योर बेसिक अमाइनो ग्रुप। Then comes amino acids are usually colorless crystalline solids। जो तुम्हारे अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूजुअली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। दे आर वाटर सॉल्युबल होते हैं, इनका हाई मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। एंड ये सॉल्ट्स की तरह बिहेव करते हैं रादर देन सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर अमाइंस, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो ये जो होता है दिस बिहेवियर, क्योंकि दोनों एसिड और वो प्रेजेंट है। और एक्वस सोल्यूशन में जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, अब ये इंपॉर्टेंट एम्फीटेरिक बिहेवियर क्यों होता है तुम्हारे अमाइनो एसिड का, कि जो तुम्हारा एक्वस सोल्यूशन में क्या होता है कि जो तुम्हारा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ये क्या करता है कि एक प्रोटॉन को लूज कर लेता है, एक प्रोटॉन को लूज करता है। तो तुम्हारा अमाइनो ग्रुप यानी कि NO2 ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इससे एक डाइपोलर आयन राइज हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, एक डाइपोलर आयन रिलीज हो जाता है जिसे हम ज्विटर आयन बोलते हैं, ठीक है। तो ज्विटर आयन जो होता है ये न्यूट्रल होता है, बट इसमें दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो ज्विटर आयनिक फॉर्म में जो तुम्हारे अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं। समझ में आया कि नहीं, यानी कि वो एसिड्स की तरह भी रिएक्ट करेंगे और वो बेस की तरह भी रिएक्ट करेंगे, दे विल रिएक्ट बोथ विद एसिड्स एंड बेस। समझ में आया? एक बार और सुन लो, तुम्हारे एक्वस सोल्यूशन में क्या होता है कि जो तुम्हारा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो एक प्रोटॉन रिलीज कर देता है, जो तुम्हारा अमाइनो ग्रुप होता है उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है एंड इट विल गिव राइज टू अ डाइपोलर आयन जिसमें दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है। तो इन द दैट इज नोन एज ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयनिक फॉर्म में क्या होता है, ज्विटर आयनिक फॉर्म में तुम्हारा जो अमाइनो ग्रुप्स होते हैं they'll react with both your acids and with bases, and this is what exactly your amphoteric behavior is, ठीक है। ग्लाइसिन के अलावा सारे ही नेचुरली अकरिंग जो तुम्हारे अमाइनो एसिड्स होते हैं they are optically active यानी कि they have the capability of rotating the plane polarized light either into levorotatory या फिर your dexorotatory। डेक्सो यानी कि पॉजिटिव यानी कि क्लॉकवाइज, लेवो यानी कि नेगेटिव यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो तुम्हारा ठीक है रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द NH2 ग्रुप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। बाकी ग्लाइसिन के अलावा सारे ही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। फिर बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो अमाइनो एसिड्स कौन से लिंक से जॉइंट होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो हमें पता ही है मैम, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है इनमें। प्रोटीन कौन से प्रोटीन में दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फाइब्रस, एक होते हैं ग्लोबुलर। फाइब्रस यानी कि ये पॉलीपेप्टाइड की चेन जो है वो पैरेलल रन कर रही होंगी, ठीक है। कैसे रन कर रही होंगी, पैरेलल रन कर रही होंगी एंड दे आर जॉइंड बाय H एंड द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, हाइड्रोजन एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होंगे। पॉलीपेप्टाइड की चेन जो है वो पैरेलल रन कर रही होगी, जैसे कि कैरेटीन कहाँ पाया जाता है, हमारे बालों में पाया जाता है, मायोसिन, ठीक है। ये क्या होते हैं, दे आर नॉन सॉल्युबल यानी कि ये सॉल्युबल प्रोटीन्स नहीं होते हैं, ये सॉल्युबलाइज नहीं हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन में जो तुम्हारी पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है दैट इज वुंडेड अराउंड अ हेलिक्स, एक हेलिक्स के शेप में ऐसे गोल गोल वुंडेड होती है एंड एक स्फेरिकल शेप देती है। दे आर सॉल्युबल, ये सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि तुम्हारा एल्ब्यूमिन एंड योर और कौन सा दिया है इसमें, इंसुलिन, दे आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है। एल्ब्यूमिन तुम्हारे मसल्स वगैरह में पाया जाता है, इंसुलिन कहाँ पाया जाता है, तुम्हारा पैनक्रियास प्रोड्यूस करती है। हार्मोन भी होता है और एंजाइम भी होता है, नेसेसरी होता है फॉर लोअरिंग योर डायबिटीज लेवल, सब पढ़ रखा है। तो तुम्हारे प्रोटीन के टाइप के होते हैं, तुम्हारा फाइब्रस, एक होता है ग्लोबुलर। फाइब्रस में क्या होता है कि तुम्हारी पॉलीपेप्टाइड की चेन पैरेलल रन करती है, और इसमें जो होता है दे आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एग्जांपल हो गया तुम्हारा, क्या एग्जांपल दिया था मैंने तुम्हें, मायोसिन का दिया था और तुम्हें कैरेटीन का दिया था। ग्लोबुलर में क्या होता है, ग्लोबुलर में दे आर बॉन्डेड अराउंड द हेलिक्स, जैसे कि तुम्हारा कैरेटीन हो गया, जैसे कि तुम्हारा इंसुलिन हो गया, नहीं जैसे कि तुम्हारा इंसुलिन है एल्ब्यूमिन, दे आर वाटर सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, दे आर वाटर इनसॉल्युबल। फाइब्रस
स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं प्रोटीन। अब प्रोटीन के प्रॉपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 4 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। प्राइमरी में जो है बेसिक अमीनो एसिड की सेटिंग होगी, सेकेंडरी में जो है वो बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर या फिर अल्फा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर या फिर बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर में वो होंगे। अल्फा ग्लोबुलर यानी कि ग्लोबुलर शेप लेंगे, बीटा प्लीटेड यानी कि ऐसे प्लीट शेप के स्ट्रक्चर लेंगे। टर्शियरी में क्या होगी, फर्दर प्रोटीन होगी आइदर इनटू ग्लोबुलर प्रोटीन या फिर आइदर इनटू फाइब्रस प्रोटीन। क्वार्टरनरी में क्या होगा कि स्पेटियल अरेंजमेंट होगा ऑफ मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड की चेन, ठीक है। जब ये बन गया तो पॉलीपेप्टाइड की चेन हो जाएगी। फिर आ जाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन यानी कि ड्यू टू ऑल्टरनेशन ऑफ पीएच या फिर टेम्परेचर की वजह से जो तुम्हारा सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी जो तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। बट हमेशा याद रखना कभी भी तुम्हारा प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टॉर्ट नहीं होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि तुम्हारा जैसे कि कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट आफ्टर बॉइलिंग, एग वाइट यानी कि जो तुम्हारा एग वाइट था वो पहले क्या था, वो वाटर सॉल्युबल था, यानी कि वाटर सॉल्युबल यानी कि ग्लोब्यूलर था, ठीक है, ठीक है, ग्लोबुलर था, सॉल्युबल इन वाटर था। बट जैसे ही तुमने उसको कोएगुलेट कर दिया, उसका डीनेचुरेशन हो गया, तो उससे क्या हो गया कि इट बिकेम इनटू फाइबरस प्रोटीन विच इज वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है। फिर आ जाते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं बच्चों। बायो कैटलिस्ट यानी कि तुम्हारे जो रिएक्शंस होती है इनमें कैटलिस्ट की तरह काम करते थे, नोन एज योर एंजाइम, ठीक है। हम इनको ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। कैसे एंजाइम्स आ रहे हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन यानी कि दे वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल एंजाइम में, तभी तो हमने एल्बुमिन एंड इंसुलिन की बात करी थी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो एंड स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक रिएक्शन, जैसे कि एंड तुम्हारे एंजाइम्स के पीछे एक सफिक्स लगता है दैट इज योर एज, जैसे कि माल्टेज, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ठीक है। एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू मीट द थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है। एंड थ्रेशोल्ड वैल्यू की द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है। इसीलिए तुम्हारे मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी के ई, ठीक है। तो दैट इज योर नोन एज योर एंजाइम, ठीक है। फिर आ जाते हैं वाइटामिन्स के ऊपर। वाइटामिन्स क्या होते हैं, ये लेस क्वांटिटी में तो प्रेजेंट चाहिए होते हैं हमें, बट दे आर वेरी एसेंशियल्स, ठीक है। अब इनकी जो भी वाइटामिन कॉज डेफिशिएंसीज होती है, जैसे कि स्कर्वी, रिकेट, वाइटामिन ए क्या करता है, डी क्या करता है, ये सब जो है तुम्हें अच्छे से याद करना है, बिल्कुल अच्छे से याद करना है, ठीक है। वाइटामिन के को क्या बोलते हैं, और जो मैंने तुम्हें पढ़ाए थे कैल्सीफेरल, टोकोफेरल, और वो सब जो सब पढ़ाए थे वो सब एक बार रिवाइज कर लेना क्वेश्चन आयर से, ठीक है। तो जो तुम्हारे वाइटामिन होते हैं लेस अमाउंट में प्रेजेंट चाहिए होते हैं, बट आर वेरी एसेंशियल एंड इनकी डेफिशिएंसी जो एक स्पेसिफिक डिजीज कॉज कर देती है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल, ठीक है। फैट सॉल्युबल वाइटामिन क्या होता है, जो कि सॉल्युबलाइज हो जाते हैं फैट में, जैसे कि तुम्हारा ए, डी और ई और के, हाँ, ए, डी, ई के जो तुम्हारे होते हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। दे आर स्टोर्ड इन लिवर्स एंड एडिपोज टिश्यूज, ये लिवर और एडिपोज टिश्यूज में होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन फैट्स एंड ऑयल्स बट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। फैट सॉल्युबल से तात्पर्य समझ में आ रहा है कि वाटर में इनसॉल्युबल होंगे बट फैट्स एंड ऑयल्स में सॉल्युबल होंगे। वाटर सॉल्युबल क्या होते हैं, विच आर सॉल्युबल इन वाटर लाइक विटामिन बी एंड सी। ये मतलब अगर हम इनको एक्स्ट्रा भी ले लेंगे तो यूरिन के थ्रू जो है ये एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका एक्सेसिव इंटेक इज नॉट हार्मफुल, ठीक है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है, इट कुड कॉज द रिकेट्स इन चिल्ड्रन, रैकेट कॉज कर देते हैं विटामिन डी की। और वो क्यों होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों होती है, सनलाइट और जो तुम्हारा एग यॉक होता है, जो बच्चे नहीं खाते हैं वो उनको जो है डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी की, दैट कैन कॉज द रिकेट्स। स्कर्वी कौन कॉज करता है, विटामिन सी की, जो ब्लीडिंग गम्स होती है दैट एग्जैक्टली स्कर्वी, तो दैट इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, एंड वो बच्चों को होती है जो फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते हैं उनको रिकेट्स हो जाते हैं। देन कम्स योर न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड तुम्हारे 2 टाइप के होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए एंड आरएनए। डीएनए के पास तुम्हारा जो होता है तुम्हारे 2 पॉलीपेप्टाइड की चेन रन करती है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेता है, राइट हैंड फैशन में होता है, ठीक है। एंड वो सब तुम बायोमॉलिक्यूल जो तुमने चैप्टर पढ़ा है वो सब बातें यहीं पे छेप देने की, कोई इसमें नई बात नहीं तुम्हें याद करनी है, ठीक है। डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करोगे तो तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड होता है, उसके अंदर 3 चीजें होती है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेसिस क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, यूरेसिल and cytosine, यूरेसिल केस ऑफ आरएनए, थायमिन केस ऑफ डीएनए। एडेनिन हमेशा गुआनिन के साथ
साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन हमेशा यूरेसिल साइटोसिन एडेनिन हमेशा गुआनिन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, वो उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। 9 मेंबर रिंग, 2 मेंबर रिंग, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स, AgPu यानी कि एडेनिन गुआनिन इज प्यूरिन, ठीक है। तो एडेनिन हमेशा साइटोसिन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा ना, वही मेरा दिमाग कहाँ, मैं क्या ही बोलूँ तुम्हें, देख लेना वो पूरा एक बार, जब उसको रिवाइज करोगे तो सारी चीज़ें आ जाएगी। राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि तुम्हारा ये जीनोम होता है, सेवरल तुम्हारे टोबैको मोज़ाइक वायरस हो गया, बैक्टीरियोफेजिस में तुम्हारा जीनोम होता है, ठीक है, वायरसेस प्लांट्स में। तो जो तुम्हारा क्यूबी बैक्टीरियोफेजिस होता है, तुम्हारा आरएनए जो होता है, इसमें 3 टाइप के आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए यानी और टीआरएनए। मैसेंजर आर यानी कि राइबोसोमल, टी यानी कि ट्रांसफर, जो कि तुम्हारे अमीनो एसिड को बाइंडिंग साइट पे लेके आता है, और आरएनए तुम्हारे कैटलिस्ट की तरह और काम करता है। एडेनिन जो है हमेशा थाइमीन या फिर यूरेसिल के साथ, ओके सॉरी गाइस, एडेनिन हमेशा थाइमीन या यूरेसिल के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। एंड जो तुम्हारा साइटोसिन होता है वो हमेशा गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। एंड इनकी बीच में बॉन्डिंग कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स क्या होते हैं, ये इंटरसेलुलर मैसेंजर्स होते हैं, दे आर प्रोड्यूस बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। तुम्हारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स का प्रेजेंट होते हैं, लिवर एंड एडिपोज टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, याद रखना। हार्मोन्स क्या होते हैं, इंटरसेलुलर मैसेजेस होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, तुम्हारे प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये सारे एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन, सब ये क्या है, हार्मोन्स हैं तुम्हारे, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन कैन लीड टू ओबेसिटी एंड योर लेजीनेस। जो तुम्हें थायरॉक्सिन की अगर डेफिशिएंसी होगी, इट विल रिलीज बाय एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ये सब तुम्हारे हार्मोन्स हो गए। थायरॉक्सिन की कमी जो है वो तुम्हें क्या कॉज कर देती है, ओबीनेस एंड ओबेसिटी एंड लेजीनेस। और जो डेफिशिएंसी आयोडीन की, इट कॉजेज द एनलार्जमेंट ऑफ योर थायरॉइड ग्लैंड, दैट इज योर गोइटर, जब तुम्हारा थायरॉइड ग्लैंड वो हो जाता है, समझ में आया। डी की रिकेट, सी की स्कर्वी, आयोडीन की गोइटर, और थायरॉक्सिन की ओबेसिटी एंड लेजीनेस। ये 2-4 तो मैं बताती, बाकी अच्छे से पूरा जो चार्ट तुम्हारी बुक में पढ़ा है वो पढ़ लेना, आगे क्वेश्चंस भी आएंगे, अभी देखना, ठीक है। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। Which biomolecule is distributed more widely in a cell? एक सेल में कौन सा होता है, एक सेल में तुम्हारा जो आरएनए होता है वो मोस्टली जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, दैट इज योर आरएनए। समझ में आया। अब कई बच्चे इससे डीएनए सोचेंगे, बट इसका आंसर जो है वो आरएनए ही है। बट कई जगह पे इसका डीएनए भी दिया होता है, मैं तो खुद कंफ्यूज रहती हूँ, बट जहाँ तक मैंने ज़्यादा जितना मैंने रिसर्च किया है वो आरएनए ही होता है, ठीक है। आरएनए सबसे ज़्यादा कॉमन होता है और वो डीएनए से भी ज़्यादा अबेंडेंट होता है। अब इसको डीएनए मत कर देना, ठीक है, क्योंकि जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है वो 15% होता है, तुम्हारा मैसेंजर आरएनए 2 से 5% होता है, तो ऐसे करके लाइक इट इज़ मोर, मेरे को इतना स्पेसिफिक इतना याद नहीं है, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से होते हैं, विच इज अ रिड्यूसिंग शुगर, अब मुझे एक बात बताओ कि मैंने रिड्यूसिंग शुगर्स क्या बताया था, तो मैं रिड्यूसिंग शुगर्स मैंने बताया था कि वो शुगर्स जो कि तुम्हारे टॉलरेंस सोल्यूशन और तुम्हारे किसको फेरिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से रिड्यूसिंग शुगर्स हो सकते हैं, तुम्हारा ऑप्शन इज पढ़ते हैं, विच इज अ रिड्यूसिंग शुगर, गैलेक्टोज, ग्लूकोनिक एसिड, सुक्रोज, या फिर बीटा मिथाइल गैलेक्टोजाइडेज। बच्चों मैं दो में कंफ्यूज हूँ, गैलेक्टोज एंड बीटा मिथाइल गैलेक्टोजाइडेज, बट अगर मैं सही हूँ तो मतलब कुछ ना कुछ तो कांड होने का ही है, कभी तो कभी हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, ठीक है, तो ये तो होना ही होना है। वैसे ग्लूकोनिक एसिड भी होता है, वही तो मैं बोल रही हूँ, रुक जाओ, गैलेक्टोज ही है फिर इसका आंसर, क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं बेसिकली, इनमें क्या होता है, फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है ना, जो कि इनको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने में हेल्प करता है। तो गैलेक्टोज क्या होता है, मोनोसैकेराइड होता है, यानी कि वो एक सिंपल शुगर होती है, तो इसमें क्या होगा, एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। और हाँ, अब समझ में आ गया ना, यही तो क्राइटेरिया है कि जो तुम्हारा ग्लूकोनिक एसिड है वो किससे बना होता है, ये तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोन से बनता है, तभी तो तुम्हारा ग्लूकोनिक एसिड है। तो इसमें तो तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप ऑलरेडी ऑक्सीडाइज है, इसमें तुम्हारा तो फ्री एल्डिहाइड और वो प्रेजेंट ही नहीं है,
ठीक है। सुक्रोज क्या है, सुक्रोज तो भाई डाइसैकेराइड्स है और बीटा मिथाइल गैलेक्टोसाइडेज भी एक डेरिवेटिव है, तो ये इनके पास कहाँ प्रेजेंट होगा, तुम्हारा फ्री एल्डिहाइड या फिर कीटोन का ग्रुप, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हारा गैलेक्टोज इसका सही आंसर हो गया, जो तुम्हारे एनिमल में पाया जाता है। मोस्ट अबेंडेंट RNA इन द सेल इज, मोस्ट अबेंडेंट RNA प्रेजेंट इन द सेल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तुम्हें क्या बताया था मैंने, तुम्हें इसका पूरा वो भी बताया था, डेटा बताया था। तो अब मुझे बता दो, तुम्हारा राइबोसोमल RNA जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, एक मिनट कॉल आ रहा है, एक मिनट, कॉल भी किसका आ रहा है, सीनियर्स का। मैंने कुछ कांड नहीं किया अब बच्चों, वेरी सॉरी, एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। बाकी बात कर रहे थे हम, कहाँ कौन से क्वेश्चन पे थे हम, कौन से क्वेश्चन पे थे, प्रेजेंट करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, तो सबसे कौन से क्वेश्चन पे थे हम, हाँ, मोस्ट अबेंडेंट RNA इन द सेल इज राइबोसोमल RNA, 80% समथिंग इसमें होता है। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा होता है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है तुम्हारा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्यों होता है, इसमें सिंगल हाइड्रोजन एटम होता है इसकी साइड चेन में, ठीक है, सो इट इज द ग्लाइसिन। मिनरल एसोसिएटेड विद द साइटोक्रोम इज आयरन, ये तो सब तुमने पढ़ा है यार 11th में, तो तुम्हें पता होना चाहिए, है ना, कि प्राइमरी जो मिनरल एसोसिएटेड होता है कौन सा होता है, आयरन होता है, क्योंकि इट इज लाइक आयरन पॉरी माय फ्रेंड समथिंग कुछ था ऐसे करके, देख लेना, वैसे तो आयरन रट लो। द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज अल्फा हेलिक्स, जो अल्फा हेलिक्स होता है वो उसका कॉमनली सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है बीटा पीटेड, लाइक अदर, देखो सबसे पहला जो होता है वो होता है तुम्हारा अल्फा हेलिक्स, और अदर कॉमनली सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा बीटा पीटेड शीट स्ट्रक्चर, याद कर लेना। सबसे कॉमनली प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स होता है, फिर होता है बीटा पीटेड शीट स्ट्रक्चर। द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय मिलियर कोने करके थे कुछ, ये कोने याद कर लो, विलियम कोने करके थे, सॉरी विलियम। बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, बीटा ऑक्सीडेशन तो भाई हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है यूकैरियोटिक सेल्स का, वहीं पे तो होता है बीटा ऑक्सीडेशन। कोशलेंट्स थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन इज नोन एज, ये क्या बोलता है, कोशलेंट थ्योरी ऑफ एंजाइम तुम्हारा एक्शन इज नोन एज इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी ये मतलब तुमने शायद पढ़ा नहीं होगा, बट इट्स लाइक थोड़ा सा देख लो, इससे पिछले साल आया था क्वेश्चन, कि मतलब ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो एंजाइम होता है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ठीक है, वो अपना शेप वेप भी चेंज कर देगा ऑन द सबस्ट्रेट बाइंडिंग, तो कुछ ऐसे समथिंग था, इतना है नहीं, देख लो बाकी। हाई कंटेंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स आर फाउंड इन क्लाइमो, तो तुम्हारे हाई कंटेंट होता है ट्राइग्लिसराइड का, दैट इज फाउंड इन साइलोमाइक्रोन्स में, ठीक है, साइलोमाइक्रोन्स में। एंड सबसे कम जो होता है वो तुम्हारे लिपिडोप्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज योर VLDL और लिपिडोप्रोटीन सबसे कम यहाँ पे होता है, ट्राइग्लिसराइड सबसे साइलोमाइक्रोन्स में होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसमें मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड जो होती है सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है। विच इज द मोस्ट अबेंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑन अर्थ, प्रोटीन। सेलुलोज क्या था, मोस्ट अबेंडेंट बायोमॉलिक्यूल इन द मोस्ट अबेंडेंट सब्सटेंस फाउंड इन द प्लांट किंगडम। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एंटीकोडॉन अकर्स, एंटीकोडॉन कहाँ पे अकर करता है, एंटीकोडॉन तुम्हारा ट्रांसफर RNA में तो होता है यार, कैसी बात करें। द फास्टेस्ट एंजाइम कौन सा होता है, वो होता है तुम्हारे कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या होता है कि मतलब ये नो जो तुम्हारी रिवर्सिबल हाइड्रेशन होती है कार्बन ऑक्साइड की और वाटर की, ठीक है, जिससे कि तुम कार्बोनिक एसिड बना देते हो, तो दैट इज योर फास्टेस्ट एंजाइम, ठीक है, क्योंकि मतलब इतनी बड़ी उस रिएक्शन को भी ये कैटलाइज बहुत फास्ट कर देता है, ठीक है, जब तुम हाइड्रेशन करते कार्बन डाइऑक्साइड का तो वाटर। फिर आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉस्फोलिपिड, लेसिथीन जो होता है ये होता है तुम्हारा फॉस्फोलिपिड, ये बॉटल फिर से जाने वाली थी, ठीक है, लेसिथीन जो होता है ये फॉस्फोलिपिड होता है। फॉस्फोलिपिड का मतलब क्या होता है वैसे तुम्हें पता है, फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं, वो टाइप के लिपिड्स होते हैं जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी कि वाटर लविंग होते हैं, ठीक है, एंड जो लेसिथीन होता है ये सबसे कॉमनली शायद तुम्हारे सेल मेम्ब्रेन्स पे पाया जाता है। सो विद दिस वी आर
डन बच्चों, आज का सेशन काफ़ी लेंथी हो गया। अब देखते हैं कि वो कौन सा बच्चा था जो आखिरी तक यहाँ पे प्रेजेंट था। एंड ये पता करने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत ही निंजा टेक्निक आ गई है कि जो बच्चे ने लास्ट तक ये सेशन देखा है वो मुझे बताएगा एक क्वेश्चन का आंसर। वो होगा कि तुम्हारा, बहुत सिंपल सा रख देते हैं जस्ट टू नो कि तुमने ये सेशन लास्ट तक देखा है कि नहीं देखा है। वो क्वेश्चन लाइक बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा हेलो एल्केन से पूछ देते हैं कि तुम्हारा, हाँ, जो तुम्हारी हेलो एल्केन की जो तुम्हारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, वो डार्क में ही क्यों की जाती है, उसे लाइट में क्यों नहीं करते हैं। उसका स्पेसिफिक रीज़न मैंने क्या बताया था, कौन से रिएक्शन से रिलेट करके बताया था, वो मुझे बताओगे। एंड इससे पता चल जाएगा किस बच्चे ने लास्ट तक सेशन देखा है। सो आई होप दैट यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू लाइक इट देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू स्ट्रीमलाइन विद इकमन। टिल दैट टाटा, बाय बाय। चलो भाई अब हम चलते हैं, बहुत बहुत बाय बाय, अलविदा दोस्तों, कल मिलते हैं। ठीक है, चलो बाय। बहुत लंबा हो गया यार, कहाँ देखोगे, देख लेना, पर कोई बात नहीं।